Hello students, welcome to the amazing platform of NCERT वाला. So my dear students, आज हम आ गए हैं केमिकल काइनेटिक्स के लास्ट लेक्चर पे. सक्सेसफुली हमने फिजिकल केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर ली है, क्योंकि सिर्फ केमिकल काइनेटिक्स ही नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री का भी ये लास्ट लेक्चर है. तो बेसिकली आपका मैम के साथ ये लास्ट लेक्चर है. कैसा फील हो रहा है? डू लेट मी नो. मैं सारे कॉमेंट्स पढ़ने वाली हूँ. तो बेटा मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ. हमने बहुत अच्छे से सारी पढ़ाई की है, हर एक टॉपिक बहुत डिटेल में डिस्कस किया है. मुझे तो आप लोगों के साथ बहुत मजा आया. ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. अभी तो पूरा 1.5 घंटा बाकी है. बिल्कुल बेटा, एक बार हम अपनी पूरी तैयारी कर ले, उसके बाद में हम डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे. ओके, तो आज हम आ गए हैं लास्ट टॉपिक, लास्ट लेक्चर पे बेसिकली. और आज ना कोई टॉपिक नहीं बचा है, तो इस बात की भी मैं तुम्हें खुशखबरी दे दूं कि कुछ नया नहीं पढ़ोगे तुम. जो पढ़ा है बस उसी को प्रैक्टिस करोगे. आप सभी को एनसीईआरटी क्वेश्चंस में बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो मैम ने सोचा कि क्यों ना आज हम एक प्रैक्टिस सेशन रखें जिसके अंदर आप सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. जितने पॉसिबल होंगे मैम आपको कराएंगी, एंड आपको सारे क्वेश्चंस जो बाकी रह जाएंगे वो भी आप कर लोगे, इस बात की भी मैम गारंटी लेगी. ठीक है, यस. तो क्या करें, आज का सेशन शुरू. एक छोटा सा टॉपिक है, अरहेनियस इक्वेशन से ही रिलेटेड है, विच इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी. बस उसको खत्म करेंगे एंड देन वील स्टार्ट द प्रैक्टिस सेशन. ओके, तो चलो भाई, आज मैम हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. ठीक है, यस. तो उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक बता देती हूं अरहेनियस इक्वेशन का, विच इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो बेसिकली बेटा इसमें कुछ है नहीं, कुछ बहुत बड़ी राम कथा नहीं है. मैम जो बता रही है बस सुन लो, सारी चीजें समझ आ जाएंगी. ठीक है, तो बेटा जब हम किसी भी रिएक्शन को करवा रहे थे तो हम मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन करते थे, या फिर आप खुद से भी सोचो तो मैम प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं. अगर मैम ने बोल दिया कि A प्लस B जो है वो आपको AB प्रोडक्ट दे रहा है ना. हाँ, तो अब आप क्या कहते थे मैम? अगर A और B रिएक्टेंट्स हैं और वो आपस में मिलके एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो पक्का है कि वो दोनों क्या करेंगे? वो दोनों कोलाइड करेंगे, उन दोनों के बीच में कोलिजन होगा. ऐसा ही तो बोलते थे हम. ये A है, ये B है. थोड़ा दूर दूर ना आते पहले इनको. मैम ये A है, ये B है, और ये मैम कोलाइड करेंगे ऐसे, और आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा, विच इज AB, है ना. हाँ, तो यानी कि मैम रिएक्शन होने के लिए, प्रोडक्ट्स बनने के लिए कोलिजन होना बहुत जरूरी है. कोलिजन होना बहुत जरूरी है. बिल्कुल बेटा, कोलिजन होना बहुत जरूरी है, ये तो सबको पता है. लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट बात आपको साथ में पता होनी चाहिए वो ये है कि कोलिजन के साथ साथ बेटा प्रॉपर ओरिएंटेशन पे कोलिजन होना जरूरी होता है. मतलब कि आप कोलिजन तो इसको भी कहोगे ना, अगर A ये है और B यहाँ पे है, अगर कोई ऐसा कोलिजन हो तो आप इसको भी तो कोलिजन ही कहोगे, कोलाइड तो ये करे ही है. लेकिन बेटा यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है वो नहीं बनेगा. यहाँ पर आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्योंकि प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है. ऐसा भी हो सकता है कि A यहाँ पर हो और B यहाँ पर हो, और इनके बीच में ये इधर से जाए, ये इधर जाए, और इनके बीच में कोलिजन हो ही ना, तो भी आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा. यानी कि मैम रिएक्शन होने के लिए कोलिजन होना जरूरी है, लेकिन प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलिजन होना उससे भी ज्यादा जरूरी है. ठीक है, तो यानी कि बेटा आप यहां पर ये चीज लिख सकते हो अपने पास, फॉर अ रिएक्शन टू टेक प्लेस फॉलोइंग conditions should be satisfied. तो बेटा ये कंडीशंस अगर फुलफिल होंगी तो ही आपका रिएक्शन होगा, तो ही आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा. पहला क्या है? फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि हर एक रिएक्टेंट के पास में एक मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए. अगर मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी है तो रिएक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी. जिसे आप थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते थे, याद है वो पैसे वाला एग्जांपल, है ना. तो मैम फर्स्ट तो है एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है, अब मान लो कि आपके पास में 1000 ऐसे रिएक्टेंट्स थे. ठीक है, अब बेटा आपके पास में 1000 रिएक्टेंट्स थे. इन 1000 रिएक्टेंट्स में से सिर्फ लेटर से 400 ऐसे रिएक्टेंट्स थे जिनके आपकी एक्टिवेशन एनर्जी जो थी वो अचीव कर पा रहे थे और वो प्रोडक्ट्स फॉर्म करने की कंडीशन में थे. यानी कि बाकी के 600 तो
वैसे ही गायब हो गए, ठीक है। अब एक्टिवेशन एनर्जी है, इसके बाद में आपको क्या चाहिए, अब मान लो दो रिएक्टेंट्स है जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी, अब क्या होगा मैम, उनका कोलिशन होगा, क्या होगा, कोलिशन होगा। तो जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है, सेकंड कंडीशन है कोलिशन, सेकंड कंडीशन है कि कोलिजन होना चाहिए। अगर रिएक्टेंट्स के बीच में कोलिजन नहीं हो रहा है तो फिर आपका प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हो सकता। तो मान लो कि इनमें से 200 ऐसे रिएक्टेंट्स थे जिनमें कोलिजन हुआ, जिनमें कोलिजन हुआ, लेकिन अभी भी आपका प्रोडक्ट बनने की गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि कोलिजन तो हो रहा है, लेकिन हो सकता है ना कि कोलिजन प्रॉपर ओरिएंटेशन में ना हो सकता है कि ऐसे कोलिजन हो जाए, हो सकता है कि ऐसे कोलिजन हो जाए, कैसे भी कोलिजन हो सकता है, ऐसे कोलिजन हो जाए, ऐसे कोलिजन हो जाए, ऐसे कोलिजन हो जाए, तो मैम कैसे भी कोलिजन हो सकता है। यस बेटा, तो आपको प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलिजन करवाना है। तो यानी कि मैम जो थर्ड कंडीशन होती है वो होती है प्रॉपर ओरिएंटेशन। क्या होती है? प्रॉपर ओरिएंटेशन। समझ आया? यस मैम। तो बेटा तीन चीजें चाहिए होती हैं। अब मान लो इन 200 में से सिर्फ 100 ही ऐसे रिएक्टेंट्स थे जिनका प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलिजन हुआ। जब तीनों सैटिस्फाई होते हैं तब आपका प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको जरूरत होती। अब मैम हमें पता कैसे चलता है, ये कौन हमें बताता है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन कितने मॉलिक्यूल्स का है, कितने रिएक्टेंट्स का है? तो बेटा अब यहां पर रोल प्ले करता है आपका अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस इक्वेशन इज गिवन एज K इज इक्वल टू A e रेज टू द पावर माइनस EA बाय RT। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपको एक्टिवेशन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट तो पता था, लेकिन जो कोलिजन और प्रॉपर ओरिएंटेशन वाले कोलिजन होते हैं वो आपको कैसे पता चलते हैं? ये जो आपका अर्हेनियस कांस्टेंट बोलते हैं आप इसको, या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो ये जो आपका अर्हेनियस कांस्टेंट है, ये बेटा आपका A जो होता है वो Z इंटू सिग्मा के इक्वल होता है, ठीक है। जहां पर आप Z किसे बोलते हैं? Z इज योर कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझनी है कि मैम कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है। बेटा कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कितने कोलिजन्स हो रहे हैं पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको पहले डिफाइन कर लो। इट इज द नंबर of collisions per unit time per unit volume। यानी कि आपने ये देखा कि एक यूनिट वॉल्यूम में, अब आप वो 1 सेंटीमीटर क्यूब लो, 1 मीटर क्यूब लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर बार आपका डिटरमाइन करने का जो पैरामीटर होगा वो फिर उतना ही होगा, ठीक है। तो एक यूनिट वॉल्यूम में, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में या 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, पर यूनिट टाइम, यानी कि अगर आप सेकेंड्स में टाइम ले रहे हो तो हर सेकेंड कितने कोलिजन्स हो रहे हैं उसे कहा जाता है कोलिजन कोलिजन फ्रीक्वेंसी। दैट इज द कोलिजन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये समझ आ रहा है? यस मैम। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी आपको समझ आ गया। तो अब आप सिग्मा Z को तो समझ गए, लेकिन अब हम सिग्मा को समझते हैं। अब आपने ये डिटरमाइन कर लिया कि 100 ऐसे कोलिजन्स हो रहे हैं एक सेकंड में एक यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है। लेकिन क्या हर एक कोलिजन से आपके प्रोडक्ट्स बन जाएंगे? मतलब अगर 100 कोलिजन्स हो रहे हैं तो क्या 100 के 100 प्रोडक्ट्स बनाएंगे? नहीं। उनमें से बेटा जिनका प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा, जो बिल्कुल राइट पॉइंट पे कोलाइड करेंगे, तभी आपका प्रोडक्ट बन पाएगा, और वो आपको देता है सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है। ये होता है आपका प्रॉपर ओरिएंटेशन, यानी कि वो सिलेक्टेड कोलिजन्स जो प्रॉपर ओरिएंटेशन पे हो रहे हैं वही आपको बताएंगे कि कितने प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। तो इसीलिए ये जो A होता है वो Z इंटू सिग्मा के बराबर होता है, जहां पे Z आपके नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं, और Z उनमें से इफेक्टिव कोलिजन्स कौन से हैं, इसको आप प्रॉपर ओरिएंटेशन या फिर आप इसको लिख सकते हो इफेक्टिव कोलिजन। उनमें से आपके इफेक्टिव कोलिजन्स कौन से हैं वो आपको डिटरमाइन करवाता है सिग्मा, ठीक है। और यहां से आपको मिलती है आपकी एक्चुअल इक्वेशन K इज इक्वल टू A e रेज टू द पावर माइनस EA बाय RT, माइनस EA बाय RT, एंड हेयर
जो A होता है दैट इज इक्वल टू, A जो होता है दैट इज इक्वल टू Z इंटू सिग्मा, जहां पे Z क्या होता है आपके इफेक्टिव कोलिजन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम, एंड सिग्मा इज योर इफेक्टिव कोलिजन। कौन से कोलिजन ऐसे हैं जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म करवाएंगे, जो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ हो रहे हैं। ठीक है, बस इतना ही समझना है आपको कोलिजन फ्रीक्वेंसी के अंदर। अब बेटा बहुत सारे अगर आप डिटेल डिस्कशन करना चाहोगे तो इसका पूरा डेरिवेशन होता है, लेकिन बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ इतना ही डिस्कस करना है, आपके लिए इतना काफी है। अगर जेई के लिए प्रिपेयर करते हैं तो इसको थोड़ा और डिटेल में भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, यस तो आई होप यहां तक सबको क्लियर है। आप अगर लिखना चाहते हैं तो आप इसे लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपको इसकी एनसीईआरटी रीड करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको इसकी एनसीईआरटी रीड करनी है। हो जाएगा, चलो लिख लिया, ये लिख लो, ओके ठीक है, बस इतना ही था। मैंने बोला था ना आज मैं कुछ नया टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगी, जो पढ़ाऊंगी वो बहुत आसान पढ़ाऊंगी। और अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में मुझे पता है आप सभी को बहुत मजा आता है, तो आपको करना क्या है अगेन बेटा, क्योंकि अब मैं आपसे लाइव चैट तो नहीं कर पा रही हूँ, वो हम करेंगे जब हम अपना पेंटी करेंगे तो हम डिस्कशंस करेंगे, हम ऐसे लाइव चैट में भी आंसर्स डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी क्या करना है, आपको ऐसा फील करना है कि भाई मैम आपसे बात कर रही हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैम जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे आप वीडियो को पॉज करो बेटा, खुद से ट्राई करो क्वेश्चन को, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन का आंसर अपने नोटबुक में लिख लो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिखाया आप उसका पहले खुद ट्राई करो सॉल्व करने का। 5 मिनट लग रहे हैं, 10 मिनट लग रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली बार क्वेश्चन करने में टाइम लगता है, ये बात मेरे से लिख के ले लो, ठीक है। ऐसा कोई नहीं होता, कोई महान आदमी नहीं होता है जो सीधा आके सारे क्वेश्चन खुद से पहली बार में सॉल्व कर दे। अगर कोई आपको ऐसा बोल रहा है ना तो समझ जाओ कि वो आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, क्योंकि कोई पहली बार में एकदम एक्सेल नहीं कर सकता। तो आपको करना क्या है, एक नोटबुक लेनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जो भी आंसर आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखो, ठीक है। फिर मेरा देखो, फिर जो अगर गलत है तो उसको टिक मार्क कर लो कि यार ये वाला मुझसे नहीं हुआ, ठीक है। फिर सेकंड वाला क्वेश्चन करो, ऐसे करके सारे क्वेश्चंस करना। जो जो नहीं हुए होंगे उन्हें टिक मार्क कर लिया होगा, उन क्वेश्चंस को लेक्चर के बाद में आज नहीं कल, आज नहीं कल मतलब अगले दिन उन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना, ठीक है। बस अपने मन में ये अप्रोच बनाना शुरू कर दो कि जो मुझसे नहीं हुआ ना, मैं उसका आंसर भी अगर देख रहा हूं या देख रही हूं तो मैं उसको दोबारा जरूर करूं। ये आपकी लाइफ में एक मोटो होना चाहिए कि बस गिव अप नहीं करना है, ठीक है। आपको ट्राई जरूर करना है, क्योंकि वैसा ही क्वेश्चन दोबारा आएगा और फिर आपसे गलती नहीं होगी। इट्स बेटर ना घर बैठे बैठे गलती हो जाए पेपर में गलती होने की बजाय, मानते हो ना, बस ठीक है। चलो करें शुरू, चलो शुरू करते हैं, ठीक है। और मेरे को कमेंट्स में ना सब अपने आंसर्स देना। देखो लास्ट लेक्चर और लास्ट लेक्चर को इतने कमेंट्स दिखा दो मुझे, मतलब मेरे को बिलीव हो जाए कि हाँ भाई मेरे बच्चा पार्टी जो है वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करती है जो जो मैं बोलती हूँ, ठीक है। यस तो चलो शुरू करते हैं बेटा। अगर आप अपना क्वेश्चन देखोगे तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से सुन लो और कर लो, ठीक है। मैं साइड हो रही हूँ, वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो, ओके। कर लिया होगा अब तक वीडियो पॉज करके, अब मैम कर रही है, ठीक है। तो मैम का अप्रोच देख लो और बताना मुझे आंसर अपना। आपके पास में एक एलिमेंट्री रिएक्शन है बेटा, टाइप एरर, एलिमेंट्री। आपके पास में एक एलिमेंट्री रिएक्शन है x गोज टू y प्लस z, ठीक है। ओके एलिमेंट्री रिएक्शन है यानी कि वन स्टेप रिएक्शन है, जो भी मॉलिक्यूलैरिटी होगी वही ऑर्डर होगा, ठीक है। अब कहता हाफ लाइफ पीरियड इज 10 मिनट्स, ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड जो है 10 मिनट्स। अब ध्यान से देखो बेटा, मैम अगर मैम ये मेरी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है तो मैम इस रिएक्शन का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे? बेटा बहुत आसान हो गया, कहानी बहुत आसान होगी ये बोल के कि एलिमेंट्री रिएक्शन है। मैम इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट दिखाई दे रहा है। बेटा जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है एलिमेंट्री रिएक्शन में वही तो ऑर्डर होता है, तो यानी कि आपको ऑर्डर पता चल गया। ऑर्डर क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहां से मैम हमने फर्स्ट चीज तो निकाल ली कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो आप कौन से फॉर्मूलाज यूज करते हो आपको पता है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ यूज करते हो, KT इज इक्वल टू 2.303, KT is equal to 2.303 log of A upon A minus X, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। और मैम अगर आप T हाफ की बात करते हो तो ये ln of 2 बाय KK इक्वल होता है, या फिर 0.693 अपॉन KK इक्वल होता है, ठीक है। इतना मुझे पता है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ लूंगा और मेरे को सारी चीजें समझ आ जाए।
ठीक है। क्वेश्चन कहता हाफ लाइफ पीरियड इज 10 मिनट्स, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ आपको दिया हुआ है 10 मिनट, तो यानी कि ये पूरा जो है वो आपका 10 मिनट के बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलो उसके बाद में बोलता इन व्हाट पीरियड ऑफ टाइम, आपसे टाइम पूछा है, क्या पीरियड ऑफ टाइम में द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स बी रिड्यूस्ड टू 10% ऑफ ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन, कितने टाइम में जो आपकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो 10% रह जाएगी इनिशियल का। अब बेटा आपको यहां से समझना क्या है, देखो क्वेश्चन को टैकल ही ऐसे करना है। अब उसने आपसे पूछ लिया कि कितने टाइम में आपके फाइनल जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो 10% रह जाएगी शुरू वाले की, यानी कि जो आपका A माइनस एक्स है या फिर जिसे आप AT कहते हो वो 10% रह जाना चाहिए इनिशियल का। अगर इनिशियल आपका A नॉट है तो 10/100 ऑफ A रह जाएगा। इस बार उसने बोला कितना रह जाएगा, ये नहीं बोला कितना खत्म हो गया, इसने बोला कितना रह जाएगा, 10% रह जाएगा। ध्यान से पढ़ो, इन व्हाट पीरियड ऑफ टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X विल बी रिड्यूस्ड टू 10%, 10% तक रिड्यूस हो जाएगी कि इतनी ही रह जाए बस। तो ये आपका अमाउंट हो गया AT का। ठीक है, A नॉट तो आपको पता ही है। ठीक है, आपको बेटा टाइम ढूंढना है, टाइम आपको फाइंड आउट करना है, लेकिन मेरे को ना K की वैल्यू भी नहीं पता चल रही, कहां से निकालेंगे। मुझे पता है आप लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो कि मैम यहां से निकाल लो ना, तो बिल्कुल सही बेटा, यहां से आपके K की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 0.693/10, है ना, यहां से आ जाएगा इस फॉर्मूला से। यस मैम, K की वैल्यू आ गई 0.693/10। ठीक है, बस अब तो यहाँ पे पुट ही करना है, तो इस इक्वेशन को यूज करो, T इज इक्वल टू 2.303 K की वैल्यू क्या है बेटा, वो रही 0.693, यहाँ पे 10 आ जाएगा। उसके बाद में लॉग लिखना है, और लॉग में क्या लिखना है बेटा, A अपॉन कितना, 10% ऑफ A, तो बेटा 10/100 ऑफ A। बस इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर दो। A से तो A कैंसिल हो जाएगा, हाँ, यहां से 1 0 से 1 0 चला जाएगा बेटा, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.303/0.693 इंटू 10, और यहाँ पे आ जाएगा लॉग आपके सामने 10, क्योंकि 1/10 है तो 10 ऊपर चला जाएगा। और बेटा मैंने आपको हमेशा बताया है कि लॉग बेस 10 ऑफ 10 जो होता है ना, वो आपका 1 के बराबर होता है, तो यानी कि ये 1 के बराबर है, तो यहां से आपका जो टाइम आएगा वो क्या आ जाएगा, 2.303/0.693 इंटू 10 इंटू लॉग 10 1 होता है। तो अब बेटा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसके लिए मैम को अपना ब्रह्मास्त्र लाना पड़ेगा, तो मैं अपना ब्रह्मास्त्र ला रही हूं, आप तब तक सॉल्व कर लो। क्या है ब्रह्मास्त्र मैम का, ये रहा कैलकुलेटर, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 2.303 है आपके पास में, उसको 10 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो किससे, 0.693 से, तो बेटा आपके पास में 33.2 आंसर आ रहा है। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम टाइम जो है वो मिनट्स में होगा कि सेकंड्स में होगा, बेटा जिस यूनिट में आपका टी हाफ था, जिस यूनिट में आपका टी हाफ था मिनट्स में, तो आपका आंसर मिनट्स में आना चाहिए। तो मैम ये 33.2 मिनट्स के आसपास आ रहा है। अगर आप ऑप्शंस में देखोगे तो पॉइंट्स में आंसर नहीं दिए हुए, तो यानी कि आपको राउंड ऑफ करके अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है, तो 33 मिनट जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी है बेटा, बहुत आसान है, इसी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देख लो एक बार मैम ने क्या किया है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कहता है सबसे पहले मैंने एलिमेंट्री रिएक्शन से करके मैंने ऑर्डर निकाल लिया। ठीक है, जब मैंने ऑर्डर निकाल लिया तो मुझे पता चल गया कि यही दोनों फॉर्मूलाज यूज करने हैं। मुझे टी हाफ दिया हुआ था, मैंने टी हाफ ले लिया। उसके बाद में बेटा आप के की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से, तो आपने रेट कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट, इंटीग्रेटेड रेट लॉ में आपने ये पुट किया। सबसे इंपॉर्टेंट था ये डिटरमाइन करना कि आपकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। उसने कहा कि वो 10% तक रह जाएगा, यानी कि 10% ऑफ इनिशियल अमाउंट रह गया है, तो आपने 10% ऑफ इनिशियल अमाउंट लिख दिया, फॉर्मूला में पुट कर दिया और बस सॉल्व कर दिया। ठीक है, इजी है, बहुत आसान है, तो आपको इसी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर ये हो गया है तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्व करो। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एक्सप्रेशन फॉर 3/4 लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहली बात फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सबसे पहली बात फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ होगा KT इज इक्वल टू 2.303 लॉग A अपॉन A माइनस। ठीक है,
उसके बाद में आपको टी हाफ भी पता है, टी हाफ इज 0.693 अपॉन के, ठीक है। अब वो कहता विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एक्सप्रेशन फॉर 3/4 लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर क्वेश्चन में 3/4 लाइफ बोला है, इसका मतलब है बेटा कि 3/4 टाइम जो है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो आपका रिएक्टेंट है वो 3/4 अमाउंट ऑफ इनिशियल खत्म हो चुका है, ठीक है। जब भी हाफ लाइफ बोलते हैं तो हाफ लाइफ क्या होता है, कितना हाफ कॉन्सेंट्रेशन आपकी खत्म हो गई है वो वाला टाइम। तो अगर 3/4 टाइम बोल रहे हैं यानी कि 3/4 अमाउंट ऑफ योर रिएक्टेंट जो है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। रह कितना गया होगा अब आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर A0 जो है वो आपकी इनिशियल अमाउंट है, ठीक है, अगर A0 आपकी इनिशियल अमाउंट है तो AT जो होगा वो A0 में से 3/4 खत्म हो गया, A0 में से 3/4 ऑफ A0 खत्म हो गया, तो कितना रह गया मैम 1/4 अमाउंट जो है वो रह गया होगा। बस इतना ही करना था। अब आप पूरा का पूरा फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे पुट कर दो, टाइम बताना ना, तो T जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल अमाउंट कितनी दी हुई है A0, और मैम AT की अमाउंट कितनी दी हुई है 1/4 ऑफ A0, तो 1/4 ऑफ A0, तो A0 से A0 जाएगा, इसको आप लिख सकते हो 2.303 अपॉन के log 4, ठीक है। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है log 4 वाला, log 4, यस मैम ये रहा। तो बेटा ऑप्शन 3 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी, यस, तो ऑप्शन 3 को आप टिक कर दो, ऑप्शन 3 का करेक्ट आंसर है। कितना आसान तो है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। नोट कर लिया होगा, अब आगे बढ़े, चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगेन बच्चा वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन कहता है दैट A प्लस बी गिव्स यू C, आपको एक रिएक्शन दी हुई है जो A प्लस बी C दे रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। रेट आपको दिया हुआ है कि A पावर हाफ B होल स्क्वायर, ठीक है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A and B are increased by a factor of 4 of 2. 4 of 2 कैसे हो सकता है, then initial rate is changed by factor. If initial concentration of A, बेटा ये and है, ये है A and, और यहाँ पे भी and, ठीक है। चलो एक बार देख लो फिर ट्राई करना, फिर मैम बताएंगे, ठीक है। ओके तो अब मैम करा दे, इसके बाद ना मुझे आप लोगों का एक डाउट याद आया, एक स्टूडेंट का डाउट था, मैं उस डाउट को भी क्लियर करूंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता कि आपके पास में रेट दिया हुआ है, तो आर क्या है मैम, के इंटू ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1/2 दिया हुआ है, और बी की रिस्पेक्ट में आपको ऑर्डर 2 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। हाँ, अब बोलता कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 4 and 2, यानी कि ए की कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ गई तो कितनी हो गई 4 टाइम्स ऑफ ए हो गया, तो यानी कि 4A हो गया, और जो बी डैश की कॉन्सेंट्रेशन होगी, बी की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने के बाद में उसको 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया था, यानी कि 2B हो गया होगा, है ना। मैम जब आप रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दोगे तो पक्का है कि उसका रेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो रेट होगा वो बेटा आर डैश हो जाएगा, इतना समझ आ रहा है हमें, आर डैश हो जाएगा, ठीक है। अब जो आर डैश होगा वो क्या हो जाएगा, ए के रेट कांस्टेंट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या मैम, एज लॉन्ग एज टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, है ना, तो के बेटा सेम रहेगा। दिस विल बी ए डैश, जो आपके नई कॉन्सेंट्रेशन बनी है रिएक्टेंट की, वो उसकी पावर, ऑर्डर थोड़ी चेंज होगा, ऑर्डर तो 1/2 ही रहेगा, और यहाँ पे बेटा बी डैश हो जाएगा और इसकी पावर हो जाएगी 2, ऑर्डर तो चेंज नहीं होगा। अब जो वैल्यूज हैं ए और बी के टर्म्स में उनको पुट कर दो, पुट कर देंगे, दिस विल बी के इंटू ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 4A, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, बी डैश 2B, यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा के इंटू, अब देखो बेटा 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, यस मैम, तो 2 का स्क्वायर इंटू 1/2, और ए की पावर में हाफ, समझ आया, समझ आया। चलो अगला देखो, यहां पे मैम 2 की पावर 2 होगा और बी की होल स्क्वायर होगा,
ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। देखो ये 2 से 2 गया तो ये हो जाएगा k इंटू, ये तो 2 की पावर 1 रह जाएगा, ये a है, इसकी पावर हाफ होगा, और 2 टू 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा b की पावर होल स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा यहां से आपका जो r डैश है वो किसके इक्वल आ गया, जो नंबर्स हैं उनको बाहर ले जाओ, तो ये 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 2 इंटू 4, फिर k आ जाएगा, फिर a पावर हाफ और b होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यस, चलो अब देखो, अब देखो, अगर ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है तो जो इतना पार्ट है, ये इतना पार्ट है, ये आपका r के बराबर ही है ना। यस, तो आप क्या कह सकते हो कि जो r डैश है वो कितना, 4 इंटू 2, 8 टाइम्स ऑफ इनिशियल अमाउंट हो गया, इनिशियल रेट हो गया, तो जो नया रेट है वो 8 टाइम्स बढ़ गया ऑफ द इनिशियल रेट। ठीक है, तो 8 टाइम्स यानी कि ऑप्शन 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 8 टाइम्स आया वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। ठीक है, ये तो मैं फिर बहुत ज्यादा सॉल्व करके दिखा रही हूँ, आप लोगों को बहुत फटाफट करने हैं कि सीयूईटी में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, देख लो फिर आगे बढ़ेंगे, देख लो फिर आगे बढ़ेंगे। r इज इक्वल टू के ए हाफ बी स्क्वायर, a डैश 4a हो जाएगा, b डैश 2b हो जाएगा, अकॉर्डिंगली नया रेट निकाल लो, फिर इनिशियल और ओल्ड वाले रेट को रिलेट कर लो, आंसर निकाल लो, इजी है ना। चलो बहुत बढ़िया। अगर ये हो चुका है, अगर ये हो चुका है तो जो बच्चे का डाउट था मैं वो बता दूं। मुझसे किसी एक स्टूडेंट ने पूछा था, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था एक बार, O3 से कुछ O2 बन रहा था, ये 2 था और ये यहाँ पे 3 था, और फिर बेटा यहाँ पे ना एक मैकेनिज्म दिया हुआ था और आपको ऑर्डर कैलकुलेट करना था, है ना। तो उस टाइम पे किसी एक स्टूडेंट ने एक डाउट पूछा था कि मैम आप कहते हो ना कि रेट जो होता है, रेट जो है उसमें प्रोडक्ट कैसे आ रहा था बेटा, क्योंकि इसका जो फाइनल रेट आ रहा था ना वो आ रहा था k इंटू O3 की पावर 2 और O2 की पावर में माइनस हाफ आ रहा था। तो आप लोगों का ये डाउट था कि मैम O2 कैसे आ रहा था रेट लॉ में। तो बेटा जब आपने मैकेनिज्म के थ्रू गए और आपने एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर कैलकुलेट किया तो वो एक्सपेरिमेंटल होता है, तो वो एक्सपेरिमेंटली आपकी ये वैल्यू आ गई। लेकिन अगर आप मॉलिक्यूलैरिटी निकालते हो किसी रिएक्शन की तो बेटा मॉलिक्यूलैरिटी में हमेशा रिएक्टेंट ही आते हैं, लेकिन जब आप ऑर्डर निकालते हो तो ऑर्डर के अंदर हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब आप कैलकुलेशंस करते हो सारी की सारी, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, तो फिर हो सकता है कि प्रोडक्ट भी आपके रेट लॉ में आ जाए। लेकिन जब आप एक सिंगल एलिमेंट्री रिएक्शन की या सिंगल स्टेप की बात करते हो तो उस केस में क्योंकि सिर्फ मॉलिक्यूलैरिटी होती है और वही मॉलिक्यूलैरिटी ऑर्डर के इक्वल होती है, उस टाइम पे आप रिएक्टेंट के टर्म्स में ही सिर्फ ऑर्डर निकालते हो। ठीक है, लेकिन जब आप ऑर्डर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का निकालते हो तो फिर बेटा उसमें आपके प्रोडक्ट्स भी फाइनल रेट लॉ में आ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलो, क्या अब हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या अब हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो, अगर हम आगे बढ़ सकते हैं तो इस सवाल को करने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था, अगर नहीं दिया था तो कोई बात नहीं, करो इसको। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन, देखो बस कुछ नहीं करना यार, कॉन्सेंट्रेट करना है और सवाल का जवाब देना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो, चाहे कितना भी टाइम लगे। क्वेश्चन कहता है, शो दैट इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी हुई है तो मुझे जो चीज पता है मैं सबसे पहले वो लिख लूं, बिल्कुल मैम, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी होगा। ठीक है, और हाफ लाइफ जो होती है वो होती है ln ऑफ 2/k। यहां तक तो मैम कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब देखो बेटा क्या बोल रहा है, कहता कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, टाइम रिक्वायर्ड कितना कंप्लीशन होना है, 99.9% कंप्लीट हो जाना है ना। तो यानी कि 99.9% ऑफ योर रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड, खत्म हो चुका है। ठीक है, तो मैम जो 80 होगा वो क्या हो जाएगा, 99.9 अपॉन 100 ऑफ, सॉरी इनिशियल अमाउंट में से मैम ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, 99.9 अपॉन 100 ऑफ ए नॉट, तभी तो मुझे 80 मिलेगा, क्योंकि इतना तो मेरा रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका है। हाँ, तो कितना रह गया होगा, चलो देखते हैं, ए नॉट माइनस 0.0
0.999 ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए नॉट, ये हो जाएगा ए नॉट बाहर आ जाएगा 1 माइनस 0.999, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मैं 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, मैं ना इसमें सबसे ज्यादा गलती होती है तो ये मैं गलती नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1, ये 0 और ये 0 और ये हो जाएगा आपका 1 यहाँ चलेगा, तो 0.001 होना चाहिए, ठीक है। तो 0.001 ऑफ ए नॉट होना चाहिए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब कहता है शो दैट इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% इज 10 टाइम्स, ठीक है। तो बेटा यहां से आप k की वैल्यू निकाल सकते हो, ln ऑफ 2 बाय t हाफ। t हाफ दिया हुआ है क्या, नहीं, हाफ ही लिख लो, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करें या क्या करें हम, टी हाफ तक ये एक्सप्रेशन, चलो देखते हैं दोनों में से जो भी यूज करना होगा। अब ये जो वैल्यू निकाली है उसको इंटीग्रेटेड रेट लॉ में पुट कर दो, क्या हो जाएगा, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन अपॉन बेटा एटी, एटी की वैल्यू ये रही 0.001 ऑफ ए नॉट, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, के टी जो है दैट विल बी इक्वल टू 2.303 लॉग, लॉग बेटा 3 डेसिमल पॉइंट्स जाएंगे तो यहां पर ऊपर 1000 आ जाएगा, अपॉन में 1 हो जाएगा, ठीक है। यस, k की वैल्यू यहां से पुट कर दो, ln जो होता है वो 2.303 log 2 भी आप इसको बोल सकते हो, है ना, अपॉन t हाफ ऐसा बोल सकते हो आप। मैंने बोला था नेचुरल लॉग को log 10 में आप ऐसे कन्वर्ट करते हो, तो ये हो जाएगा 2.303 log 2 अपॉन t हाफ इज इक्वल इनटू t इज इक्वल टू 2.303 log, बेटा इसको 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसको 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 2.303 से 2.303 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा आपके पास में log 2 अपॉन टी हाफ, log 2 अपॉन टी हाफ इंटू टी इज इक्वल टू 3 log 10। जो भी 10 की पावर होती है वो log के आगे आ सकती है, मैं आपको बता देती हूँ फॉर्मूला। अगर आपके पास में log 10 रेज टू दी पावर x होता है तो वो बेटा आपका x log 10 के इक्वल होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो मैंने इसी प्रॉपर्टी को यूज किया और मुझे पता है कि log 10 जो होता है वो मेरा किसके 1 के बराबर होता है, log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, दैट log 2 अपॉन टी हाफ इंटू टी इज इक्वल टू 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, क्योंकि log 10 क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहां से t अपॉन टी हाफ जो है दैट विल बी इक्वल टू 3 अपॉन log 2, यही होगा 3 अपॉन log 2 होगा। और बेटा जो 3 अपॉन log 2 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0.3, log 2 0.3 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे 0.3 लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि मैम log 2 की वैल्यू जो होती है वो 0.3 के इक्वल होती है, ठीक है। तो यहां से t अपॉन टी हाफ जो है वो किसके इक्वल आ गया, अरे 0.2 क्यों लिख 0.3, दिस विल बी इक्वल टू, यहां से डेसिमल पॉइंट हटेगा, ये 10 जाएगा बेटा, तो 30 अपॉन 3 कितना होता है 10 होता है, तो t जो है वो आपका 10 ऑफ टी हाफ आ गया और आपको यही प्रूव करना था, और आपको यही प्रूव, ठीक है। तो अपने आप प्रूव होगा, बस स्टेप सही सही फॉलो करना और सारे एक्सप्रेशन सही सही यूज करना। मैं हर एक पॉइंट पे आपको बताते जा रही हूँ कि हम लॉग की क्या प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ठीक है। मेरी एडवाइस यही होगी, जिनको लॉग की प्रॉपर्टीज नहीं पता वो अपने पास एक नोटबुक में लॉग की प्रॉपर्टीज लिख लो, और पहले कुछ लॉग्स होते हैं, log 2 हो गया, log 3 हो गया, log 5 हो गया, इन सब की वैल्यूज भी लिख लो, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ आ गया है तो बहुत बढ़िया, मैंने सिर्फ वैल्यूज को पुट किया है और सॉल्व किया है, ठीक है। चलो लिख लो, फिर आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो ऐसे करती हूँ थोड़ी सी लॉ की प्रॉपर्टीज बता देती हूँ, नोटबुक में लिख लो ताकि सारी चीजें क्लियर रहें, ठीक है। लॉग देखो, सबसे पहली चीज हम यूज करते हैं कि ln ऑफ x जो होता है उसको आप 2.303 log बेस 10 ऑफ x लिख सकते हो, पहली प्रॉपर्टी।
दूसरी प्रॉपर्टी होती है बेटा कि आपके पास में अगर नेचुरल लॉग ई की पावर में x आ जाता है, अगर नेचुरल लॉग ई की पावर में x आ जाता है तो वो x के बराबर होता है, तो वो x के बराबर होता है। ठीक है, और क्या होगा, थर्ड प्रॉपर्टी जो होगी वो होगी बेटा, आपने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया। अगर मान लो आपके पास में log 10 आता है तो log 10 जो होता है वो आपका 1 के बराबर होता है। ठीक है, और क्या प्रॉपर्टी होती है, फोर्थ इज योर, अगर आपके पास में log ऑफ a इंटू बी आ जाए कुछ, या फिर ln ऑफ a इंटू बी आ जाए कुछ, तो बेटा ये हो जाएगा log बेस 10 a प्लस log बेस 10 b। अगर आपके पास में ln ऑफ a इंटू बी है तो इसका मतलब है ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास में कभी log ऑफ a अपॉन b आ जाए या फिर ln ऑफ a अपॉन b आ जाए, तो ये होता है बेटा log a माइनस log b, और ये होता है ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b। अगर आप ln को log बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 से दोनों को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगी, परफेक्ट। और मैम ने क्या बताया था, और बेटा आपको यहां पर ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप log ऑफ 10 रेज टू द पावर कुछ x लिख रहे हैं तो वो आपका x log 10 के इक्वल होता, तो वो आपका x log 10 के इक्वल होता है। आप इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते। ठीक है, यस। ऑल्सो आपको कुछ कुछ लॉग्स की वैल्यूज पता होनी चाहिए, जैसे log 2 आपको पता होना चाहिए, log 3 आपको पता होना चाहिए, log 4। देखो क्या कर सकते हो आप, ये आपके होमवर्क्स हैं, जैसे log 2 की वैल्यू 0.3 मैम ने बताई, वैसे ही log 3 0.45 होता है, वो आप कैलकुलेट करके लिखोगे। ठीक है, log 2 लिखो, log 3 लिखो। अब बेटा log 4 जो होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखना 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो यानी कि मैम log 2 का स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो 2 log 2। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि किसी की भी पावर में कुछ होता है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, तो 2 log 2 लिख लो, और आपको 2 की वैल्यू तो पता ही है, इंटू log 3 0.3 होता है, तो बेटा 0.6 हो गया। इस तरीके से आप वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। log 5 आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, log 6 आपको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, log ऑफ 2 इंटू 3 जो हो जाएगा log 2 प्लस log, तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये कैलकुलेट करना, log 7 आपको पता होना चाहिए, log 8 कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, log ऑफ 2 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 3 log 2, इसको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, log 9 को क्या लिख सकते हो मैम, log 9 जो होता है दैट इज log 3 की पावर में 2, यानी कि 2 log, तो अगर आपको log 3 की वैल्यू पता है तो आप log 9 भी निकाल सकते हो। और log 10 तो आपको पता ही है कि log 10 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो ये वाली वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, तो ये आपका यहाँ पे होमवर्क है। जो जो मैंने खाली छोड़ी है वो वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, आपको निकालनी है और यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, कर लोगे, बस इतना ही है लॉग, और कुछ नहीं। एक और है, एक और प्रॉपर्टी है, वो मैं कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देती हूँ बेटा, ऊपर लिख रही हूँ। एक लॉग की प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या है वो प्रॉपर्टी, दैट इज कि अगर आपके पास में, अगर आपके पास में log a जो है वो b के बराबर आ गया। ठीक है, मैं आगे ही लिख देती हूँ, यहाँ पे ना जगह नहीं है, आगे ही लिख देती हूँ। अगर आपके पास में log बेस 10 में है और a जो है वो b के बराबर है, तो बेटा आप इसको और कैसे लिख सकते हो, आप कह सकते हो कि जो a है ना वो 10 की पावर b के इक्वल। समझ आया, समझ आया, जो बेस में होता है उसकी पावर में चला जाता है। अगला देखो, अगर मैंने आपको बोला कि ln ऑफ a जो है, ln ऑफ a जो है वो y के इक्वल है, तो बेटा आपको ln में ये याद रखना है कि जो बेस होता है वो e होता है, जो बेस होता है वो e होता है, तो यहाँ पे जो a होगा ना वो आपका e रेज टू द पावर y के इक्वल होता है। a जो है वो आपका e रेज टू द पावर y के इक्वल भी हो सकता है। तो जो भी बेस में होता है उस वो आगे चला जाता है, और ये वाली चीज जो है वो उसके पावर में चली। एग्जाम्पल लिखो, जैसे मैंने बोला log 10 बेस z इज इक्वल टू y, तो आप कहोगे z जो है वो किसके बराबर है, 10 की पावर y के बराबर।
इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए। ये इतनी ज्यादा नहीं यूज होती, लेकिन मैंने शायद एक जगह पे ये यूज की थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कर लेंगे, ये कर लेंगे, चलो बहुत बढ़िया। अगर आप लिखना चाहते हो तो इसे लिख लो, तब तक मैम पानी पी रही हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिख लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़े, चलो ये भी लिख लो। हम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ओके। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट करने हैं। अब ये आपके आई थिंक सो एनसीईआरटी क्वेश्चंस आ गए। बिल्कुल बेटा, यहां से आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को टैकल करते हैं। चलो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस डिटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द डायमेंशंस ऑफ रेट कांस्टेंट। और आपको रेट कांस्टेंट की भी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो मैम रेट कांस्टेंट के लिए मुझे पता है कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के कैसे आता है बेटा? मोल, मोल कैसे था? ऊपर था मोल पर लीटर, यानी कि मैम मोल 1 - n लीटर n-1 सेकेंड। टाइम इनवर्स लिख लो या सेकेंड इनवर्स लिख लो, मैं टाइम इनवर्स लिख देती हूँ। ठीक है, अगर टाइम सेकेंड्स में होगा तो सेकेंड्स में आएगा, अगर मीटर्स में मिनट्स में होगा तो मिनट्स में आएगा। ठीक है, चलो चलो इतना समझ आया? करे करे, चलो फर्स्ट ऑर्डर बताना है और यूनिट ऑफ के बताना है। फर्स्ट रिएक्शन अगर एक एलिमेंट्री रिएक्शन है तो ऑर्डर क्या होगा? मैम 3NO जो है वो N2O दे रहा है, और रेट जो है वो K इंटू NO की होल पावर 2 दिया हुआ है। यहां पे बेटा आपको ये देखना है कि आपको यहां पे रेट लॉ के हिसाब से ऑर्डर दिया हुआ है। आपको रेट लॉ के हिसाब से ऑर्डर दिया हुआ है। अगर रेट लॉ के हिसाब से ऑर्डर दिया हुआ है तो यानी कि मैम यहां पर जो ऑर्डर है वो कितना है? 2 है। ठीक है, क्वेश्चन में ये तो नहीं बोला एक्सप्रेशन फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन, जो आपको रेट एक्सप्रेशन दिया है उससे आपको ऑर्डर निकालना है, सिंगल स्टेप नहीं बताया हुआ। तो रेट लॉ से ऑर्डर आएगा मैम, और रेट लॉ जो है वो ये है हमारे पास में, तो ऑर्डर फर्स्ट का 2 आ गया। तो यूनिट जो होगी वो के की वो क्या हो जाएगी? मोल 1 - 2 इज -1, लीटर 2 - 1 इज 1, एंड टाइम इनवर्स। तो ये हमने ऑर्डर निकाल लिया। सेकंड देखो बेटा, सेकंड देखो, सेकंड में आपके पास में ये है, और आपको जो रेट लॉ दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? मैं लिख देती हूं यहाँ पे। रेट लॉ है दैट R इज इक्वल टू H2O2, के तो लिखा ही नहीं है, के है, के इंटू H2O2 रेस टू द पावर 1 नेगेटिव का है, 1 नेगेटिव का है। यानी कि यहाँ पे जो आपका ऑर्डर है वो क्या है? -1 है। ऑर्डर क्या है? -1 है। ठीक है, अगर ऑर्डर -1 है तो यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा? मोल 1 -1 -1 2 हो जाएगा, लीटर -1 एंड -1 -2 हो जाएगा, और टाइम जो है वो क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। तो ये आपके सेकंड ऑप्शन का ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो थर्ड इक्वेशन देख लो। रेट लॉ क्या दिया हुआ है? R इज इक्वल टू के इंटू CH3CHO, इसके पावर में है 3/2, यानी कि आपका ऑर्डर क्या होगा इस बार? 3/2। तो ऑर्डर क्या है आपका? 3/2 है। तो यूनिट ऑफ के क्या आ जाएगा? मोल, मोल 1 - 3/2, लीटर 3/2 -1, टाइम इनवर्स। अब मैं ये सॉल्व थोड़ी करूंगी, ये तो मेरे बच्चे सॉल्व कर लेंगे, तो बच्चा पार्टी सॉल्व कर देना। ठीक है, कर लोगे, बहुत बढ़िया। चलो अगला फोर्थ बेटा, फोर्थ क्या बोला गया है? फोर्थ बोला गया है दैट रेट इज इक्वल टू के इंटू C2H5Cl। मैम यानी कि ऑर्डर यहां पर हमें 1 दिखाई दे रहा है। अगर ऑर्डर 1 है तो यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा? मोल की पावर 0, लीटर की पावर 0, और टाइम इनवर्स। तो यानी कि ऑर्डर है आपका टाइम इनवर्स। ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। इजी इजी इजी, बस ऐसे करना है। बस रेट लॉ को देखो। अब ये देखना कि एलिमेंट्री रिएक्शन दिया है तो यहां से ऑर्डर निकलेगा, लेकिन अगर रेट लॉ दिया है तो रेट लॉ के हिसाब से ऑर्डर निकालना है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन।
अगला सेम ही क्वेश्चन आ गया, इसके आगे वाला कर लो यार, ये वाला क्वेश्चन कर लो यार, कर लो क्वेश्चन, कर लो, क्या कह रहा है। फॉर द रिएक्शन 2a प्लस बी 2a प्लस घी 2a प्लस बी, ठीक है। फॉर द रिएक्शन 2a प्लस बी गिव्स यू a टू b। द रेट लॉ, आपको रेट लॉ दिया हुआ है तो रेट लॉ लिख लो सबसे पहले तो, ठीक है। तो मैम ऑर्डर ए की रिस्पेक्ट में 1 दिखाई दे रहा है, बी की रिस्पेक्ट में 2 दिखाई दे रहा है, और मैम के की भी वैल्यू दी हुई है कितनी, 2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6, ठीक है। कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन, आपको रिएक्शन का इनिशियल रेट कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द, बेटा ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। कहता कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन A इज इक्वल टू, तो आपको इनिशियली R इनिशियल कैलकुलेट करना है, जहां पर आपको A की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 गिवन है और B की कॉन्सेंट्रेशन आपको 0.2 गिवन है, ठीक है। तो कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन A इज इक्वल टू दिस एंड B इज इक्वल टू दिस। कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन आफ्टर A इज रिड्यूस्ड टू 0.06। ये सेकेंड पार्ट है, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें इनिशियल रेट कैलकुलेट, तो हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस दी हुई हैं, तो आर इनिशियल के की वैल्यू आपको दी हुई है 2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 इंटू 0.1, तो बेटा 0.1 को आप लिख सकते हो 10 रेज टू द पावर माइनस 1, और ये 0.02 है, यानी कि दिस विल बी 0.04, यानी कि 4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 4 और 2 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 7 8 9 माइनस 9। तो मैम जो इनिशियल रेट आया वो ये आ गया बेटा, आपका इनिशियल रेट क्या आ गया, 8 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 9। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक परफेक्ट है। ये बेटा आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आप सेकेंड पार्ट करोगे, और सेकेंड पार्ट है सबसे इंटरेस्ट, क्यों, क्योंकि सेकेंड पार्ट के लिए कहता है दैट कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन। अभी भी आपको रेट ही कैलकुलेट करना है, लेकिन जब A रिड्यूस हो गया है टू 0.06, यानी कि बेटा आपको क्वेश्चन के अंदर A की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है कितनी, 0.06। A की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 0.06, इनिशियली थी कितनी, 0.1 थी, ठीक है। तो यानी कि बेटा कितना A जो है कंज्यूम हो गया होगा, कितना A कंज्यूम हो गया होगा, दैट विल बी 0.1 माइनस 0.06, है ना। तो मैम 0.1 माइनस 0.06 कितना हो जाएगा बेटा, ये यहां चला जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो मैम 0.04 जो है वो आपका A जो है वो कंज्यूम हुआ है, इतना A कंज्यूम हुआ है, ठीक है। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन तो ये है, लेकिन कितना कंज्यूम हुआ है आपको पता चल गया। आपके पास में रिएक्शन है A प्लस 2B जो है वो आपको C प्रोडक्ट देता है, ध्यान से देखो, नहीं 2A प्लस B है, तो मैम ये है हमारे पास में 2A प्लस B, 2A प्लस B जो है वो हमें C प्रोडक्ट देता है। अब बेटा जब A के 2 मोल्स यूज होते हैं तो B का 1 मोल यूज होता है ना। अगर A के when 2 moles A consumed, तो बेटा आपके पास में 1 मोल B कंज्यूम होता है, ये समझ आ रहा है। अब देखो हम कर क्या रहे हैं, आपको ये तो बता दिया, फाइनल रेट निकालने के लिए आपको ये तो बता दिया कि A की कॉन्सेंट्रेशन क्या है फाइनल रेट पे, ठीक है। अगर आपको बेटा फाइनल रेट कैलकुलेट करना है तो आपको A फाइनल के साथ साथ आपको B फाइनल भी तो पता होना चाहिए। अगर आपको B की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता तो आप फाइनल रेट कैसे निकालोगे। तो A फाइनल तो है, B फाइनल निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कितना A कंज्यूम हुआ है, क्योंकि जितना A कंज्यूम हुआ होगा उसी के हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि B कितना कंज्यूम हुआ है, और फिर वहां से हम B की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे। तो हम वही कर रहे हैं। जब 2 मोल A यूज होते हैं तो 1 मोल B कंज्यूम होता है, तो जब 1 मोल A कंज्यूम होगा तो 1/2 मोल B कंज्यूम होगा, है ना। हाँ, और A कितना कंज्यूम हुआ है, 0.04, और अगर 0.04 मोल आपका A कंज्यूम हुआ है बेटा, तो 0.04 मोल अपॉन 2 यानी कि 0.02 मोल B आपका कंज्यूम हुआ होगा। इतना B जो है वो आपका कंज्यूम हो चुका है, यानी कि रिएक्शन के अंदर इतना B
खत्म हो चुका है, तो आपकी जो फाइनल अमाउंट है बी फाइनल, वो कितनी रह गई होगी? जो भी मैम उसकी इनिशियल अमाउंट थी, इनिशियल अमाउंट कितनी थी बेटा? 0.2। मैम जो भी उसकी इनिशियल अमाउंट थी उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो जितना बी खत्म हो गया, हमें पता चल जाएगा कितना रह गया है, कितना कंज्यूम हो गया? 0.02। तो 0.02 कंज्यूम हो चुका है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। 0.2 में से 0.02 कंज्यूम हुआ, तो ये 10 में से 8 आ जाएगा, ये वहां पे आ जाएगा, तो 0.18 अमाउंट जो है वो आपकी बी की रह गई है। ठीक है, अब आपके पास में ए फाइनल भी है, बी फाइनल भी है, और रेट कांस्टेंट तो चेंज ही नहीं होता, वो तो कांस्टेंट ही रहता है। तो यानी कि आप यहां से फाइनल रेट कैलकुलेट कर लेंगे एज के की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू ए फाइनल की कॉन्सेंट्रेशन तो इनिशियली हमें पता ही थी 0.06 इंटू बी हमने अभी निकाला कितना? 0.18 का होल स्क्वायर, यही था रेट लॉ। हाँ, बस इसको सॉल्व कर लो और आपको आपका फाइनल रेट मिल जाएगा। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि आपको फाइनल ए की कॉन्सेंट्रेशन तो दी थी, लेकिन फाइनल रेट निकालने के लिए हमें बी की भी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए थी, जो हमारे पास नहीं। ठीक है, अब एक बार सुन लो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया। इस क्वेश्चन में आपसे दो चीजें पूछी गई थी, आपको इनिशियल रेट निकालना था और फाइनल रेट निकालना था। इनिशियल रेट निकालना बहुत आसान था कि आपको दोनों ही कॉन्सेंट्रेशंस दी हुए थे, रेट कांस्टेंट भी दिया हुआ था, फॉर्मूला में बस पुट करना है, रेट लॉ दिया हुआ था, उसके हिसाब से रेट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में उसने बोला कि क्या रेट होगा फाइनल अगर ए जो है वो 0.06 अमाउंट रह गई हो। तो आपको पता है कि ए की इनिशियली 0.1 थी और अब 0.06 रह गई है, तो कितना ए कंज्यूम हुआ होगा? 0.1 में से 0.06 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो वही कर लिया। उसके बाद में आपने ए कितना कंज्यूम हुआ वो निकाल लिया, फिर आपने स्टोइशियोमेट्री से ये कैलकुलेट कर लिया कि जब ए के 2 मोल्स यूज होते हैं तो बी का सिर्फ 1 मोल यूज, तो यहां से आप ऐसे कैलकुलेट कर लो कि जब ए के 0.04 मोल यूज होंगे तो बी के कितने मोल्स यूज हुए होंगे, तो जितने यूज हुए होंगे वो बी की इनिशियल अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बाकी जो रह जाएगा वो क्या हो जाएगा? कितना बी आपका रह गया, बस उसके बाद में आपको रेट निकालना है। इजी? यस। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं थोड़े से जब हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछने होते हैं, तो आप इसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अच्छा पहले लिख लेना आप, मैं साइड हो जाऊंगी। ठीक है, ये भी लिख लेना। अब अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़ो और फिर सॉल्व करो। क्वेश्चन कहता है दैट द डीकंपोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लैटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर। ठीक है, आपको बताया हुआ है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, आपको बताया हुआ है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2 इफ रेट इज दिस? बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। आपको यहां पर NH3 का डीकंपोजिशन बताया हुआ है, यानी कि जब आपका NH3 जो है वो डीकंपोज होता है तो आपको N2 और H2 मिलता है। अब आप कहोगे मैम हमें तो रिएक्शंस लिखना आता नहीं है। बेटा आपको रिएक्शंस लिखना अब तक आ जाना चाहिए क्योंकि नाउ यू आर इन 12th एंड 12th तक आपको कुछ कुछ रिएक्शंस पता होने चाहिए। तो NH3 जो होता है वो आपको ये देता है और आप इसको जब बैलेंस करते हो तो यहाँ पे 3H2 आता है। ठीक है, ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, अगर आपको कोई ये रिएक्शन दे दे तो क्या आप इंस्टेंटेनियस रेट निकाल सकते हो जैसे हम पहले निकालते थे एकदम स्टार्टिंग में? बिल्कुल, हम कह सकते हैं दैट रेट जो होता है वो हो जाएगा -1/2 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इस बार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट NH3 है, अपॉन dt, दिस विल बी इक्वल टू +1 d ऑफ N2 अपॉन dt which is equal to +1/3 d of H2 upon dt। आपसे पूछा है व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन, आपको रेट्स ऑफ प्रोडक्शन बताने हैं N2 और H2 के, यानी कि आपको कैलकुलेट क्या करना है बेटा? आपको कैलकुलेट करना है d of N2 by dt और आपको कैलकुलेट करना है d of H2 by dt। कोई दिक्कत है क्या? मुश्किल है क्या? नहीं, बहुत आसान है। क्या करो बेटा, एक बार इस रेट को, आपको ये इक्वल पता है तो आप किस किस चीज को इक्वेट कर लो? पहली बार ना इसको इक्वेट कर लो, इतने पार्ट को, इस पार्ट को। ठीक है, अगर आप इसको इक्वेट करोगे तो आपको पता है कि ये जो रेट की वैल्यू, अच्छा नहीं इसको क्यों करोगे, रुको मैं बताती हूँ कैसे। ये रेट और ये वाला पार्ट, इन दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वल ही है। और रेट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? R is equal to D
ऑफ N2 बाई dt, है ना। R की वैल्यू कितनी दी है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, है ना, ये दी हुई है बिल्कुल। तो मैम बस ये वैल्यू हो जाएगी हमारी d ऑफ N2 बाय dt की। तो ये तो आपने निकाल लिया, बहुत आसान है, इसकी तो वैल्यू यही रहेगी। दूसरा आपसे पूछा है आपको H2 का भी प्रोडक्शन बताना है ना। तो अब अगली बार क्या करना है, H2 के लिए इसी रेट को किसके साथ इक्वेट कर दो, इस वाले पार्ट के साथ इक्वेट कर दो, ठीक है। चलो इसको करते हैं, इसको करोगे तो क्या होगा मैम, रेट की वैल्यू है 2.5 into 10⁻⁻⁴, this will be equal to 1/3 d of H2 by dt, ठीक है। लेकिन आपको कैलकुलेट बेटा रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 करना है सिर्फ, तो यानी कि इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ विल बी इक्वल टू d of H2 by dt, विच इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, तो 5 और 1 आ जाएगा, 3 2 6 और 1 7, 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी फॉर H2, प्रोडक्शन ऑफ H2, रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2। क्या दिक्कत है, कितना आसान तो है, कोई दिक्कत है इसमें, बहुत इजी है। बस आपको क्वेश्चन को समझना है, जो आपने पढ़ा है वही अप्लाई करना है, बस आपको तरीका समझ आना चाहिए कि किस तरीके से करना है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी थी ना कि ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसका कोई यूज नहीं था, इसका कोई यूज नहीं था। यूज क्या करना था, ये वाली चीज। तो कई बार बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा भी दी होती, ठीक है। इसको कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। चलो बेटा करो इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कर लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है द डीकंपोजिशन ऑफ डाइमिथाइल ईथर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ CH4H2CO एंड द रिएक्शन रेट इज गिवन बाय, रेट आपको दिया हुआ है। अब मैं एक चीज बताती हूँ, आधे से ज्यादा बच्चे तो पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ेंगे, पहले ही कह देंगे हमसे नहीं हो सकता है। ह्यूमन टेंडेंसी है, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के लगता है कि बहुत ही टिपिकल सी चीज पूछी होगी, हो नहीं पाएगा। तुम्हें पता है ये सबसे आसान क्वेश्चन है, ये सबसे आसान क्वेश्चन। अब पढ़ो इस क्वेश्चन को ध्यान से, ठीक है। The rate of reaction is followed by increase in pressure in a closed vessel. So the rate can be expressed in terms of partial pressures of dimethyl ether. अभी तक हम क्या कर रहे थे, जब हम रेट लॉ लिखते थे तो हम ऐसे लिखते थे ना, R इज इक्वल टू K A की पावर N। अब इन्होंने क्या किया, क्योंकि रिएक्शन के अंदर सारी गैसेस थी तो इन्होंने ना प्रेशर, पार्शियल प्रेशर रख दिया। तो इन्होंने कहा कि जो रेट है वो कैसे हो जाएगा, K इंटू पार्शियल प्रेशर, जो भी पार्शियल प्रेशर होगा गैस का, दैट रेज टू द पावर ऑर्डर, दैट इज 3/2, ठीक है। तो इन्होंने कहा इफ द प्रेशर इज मेजर्ड इन बार, और आपको ना ये भी बता दिया कि प्रेशर की जो यूनिट यूज करनी है वो कौन सी यूज करनी है, बार, ठीक है। एंड टाइम इन मिनट्स, और आपको टाइम जो है वो किस में मेजर करना है, मिनट्स में करना है। देन व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट, तो फिर आपको रेट और रेट कांस्टेंट के यूनिट्स बताने हैं। कौन सी कॉम्प्लिकेटेड कहानी है इसमें, मुझे ये बताओ बेटा। देखो जब आप रेट कांस्टेंट, जब आप रेट की बात करते हो तो मैम रेट कैसे आएगा बेटा, पहले जो रेट होता था वो किसकी टर्म्स में आता था, कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में आता था। अब किसकी टर्म्स में आ जाएगा, पहले आप ऐसे कहते थे ना कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, अब आप कह दो प्रेशर अपॉन टाइम, अब आप कह दो प्रेशर अपॉन टाइम, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। यस, तो मैम रेट में तो ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं होता, रेट की यूनिट में तो ऑर्डर आता नहीं है। तो मैम प्रेशर की यूनिट होती है बार, और टाइम हमें दिया हुआ है मिनट्स के अंदर, तो जो रेट की यूनिट हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, बार मिनट इनवर्स। जैसे मोल पर लीटर होता था, फिर पर सेकंड जो भी टाइम आता था वो पर टाइम में आ जाता था, वैसे ही बेटा अब क्या होगा, बस बार होगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मिनट्स ले लो। कोई बड़ी चीज नहीं है, मैंने तुम्हें रेट की यूनिट कैलकुलेट करना सिखाया हुआ है, बस कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे बार लगा दो, ठीक है। यस, चलो अगर ये समझ आया तो फिर रेट कांस्टेंट में कौन सी बड़ी कहानी है। रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, रेट कांस्टेंट होता है मैम कैसे, रेट अपॉन प्रेशर रेज टू द पावर ऑर्डर, ठीक है। पहले क्या होता था, रेट कांस्टेंट होता था रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन जो भी आती थी रेज टू द पावर n, है ना। इस बार हमने प्रेशर रखना है तो प्रेशर की पावर n लिख दिया, ठीक है। अब रेट की यूनिट क्या थी, बार मिनट इनवर्स, है ना, डिवाइडेड बाय प्रेशर की यूनिट्स आपको बताई हुई है कि आपको बार लेना है, बार की पावर 3/2, बार की पावर
3/2, ठीक है। बस अब पुट कर दो यार, बार 1 माइनस 3/2 नेट इनवर्स, तो ये कितना आ जाएगा, बार माइनस 1/2 मिनट। इतना आसान क्वेश्चन, बताओ बताओ, इतनी राम कथा लिखी हुई है, आंसर ये निकालना था। पता है देखने में जो चीज बहुत ही ज्यादा टिपिकल लगती है ना, बहुत ही लेंदी क्वेश्चन होता है, वो सबसे इजी क्वेश्चन होता है, क्योंकि आधे बच्चे तो ऐसे ही डर जाएंगे उस क्वेश्चन को देख के, पढ़ेंगे ही नहीं पूरा, है ना। अब मुझे सच सच बताना, सच्ची सच्ची बताना, कौन कौन ऐसा था जिसने क्वेश्चन पूरा पढ़ा ही नहीं और पहले ही गिव अप कर दिया कि छोड़ो यार मैम कराएंगी तब करेंगे, जरूर बताना, ठीक है। यस, चलो इजी था, तो कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है मेंशन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। अब ये तो हमें पता ही है कि रेट को कौन कौन अफेक्ट करता है। मैम सबसे पहले तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अफेक्ट करती है, उसके बाद में बेटा आपने वो 4 पढ़े थे ना, वही वाले 4 बताने हैं। सेकंड जो है मैम वो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर रेट कांस्टेंट वाला फैक्टर है ना, रेट कांस्टेंट को चेंज करेगा और इवेंचुअली रेट को चेंज कर देगा। 2 हो गया, तीसरा हो गया बेटा नेचर ऑफ रिएक्शन, नेचर ऑफ रिएक्शन, और तीसरा क्या था बेटा, कैटलिस्ट, ठीक है। और सॉरी चौथा क्या था, कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट भी तो है जो अफेक्ट करता है। तो मैम हमने ये 4 पढ़े हैं, आपने हमसे पूछा, हमने आपको बता दिया, ठीक है। अगर बेटा थोड़ा ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आए तो इसमें थोड़ी कहानी भी लिख देना, ठीक है। कहानियां लिखने में तो तुम बहुत तेज होगे मुझे पता है, ठीक है। ये मेन आंसर है इसका। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, स्क्रीन्स पर है आपके। क्या कहता है क्वेश्चन, अ रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट। एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में एक रिएक्शन जो है वो सेकंड ऑर्डर है, यानी कि मैम जो आर है वो क्या होगा, के इंटू, मान लो रिएक्टेंट ए है तो इसके रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो कितना है, 2, ठीक है। अब हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज। अब कहते हैं कि रेट कैसे अफेक्ट होगा, नया रेट जो होगा, अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया तो रेट चेंज होगा, तो वो कैसे अफेक्ट होगा, अगर आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दो या फिर रिड्यूस कर दो, तो 1 by 1 दोनों पार्ट्स कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट केस में हमारे जो कॉन्सेंट्रेशन है नई रिएक्टेंट की वो कितनी आ जाएगी, डबल करा है तो 2 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो जो नया रेट होगा दैट विल बी इक्वल टू के इंटू ए डैश की कॉन्सेंट्रेशन होल की पावर 2, यानी कि के इंटू ए डैश की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2a, तो मैम यहां आ जाएगा 2a इसकी होल स्क्वायर, ठीक है। नंबर को मल्टीप्लाई करके बाहर ले लो तो ये हो जाएगा 4ka स्क्वायर। अब ध्यान से देखो आर है ये, यानी कि मैम दिस इज इक्वल टू 4r, तो यहां से आपके सामने आ गया दैट r डैश जो है वो क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया इनिशियल रेट का। तो अगर आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करोगे तो रेट जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। अगला अगला बेटा, सेकेंड पार्ट में आपने फिर से कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया और इस बार जो कॉन्सेंट्रेशन वो हो गई हाफ हो गई, यानी कि हाफ ऑफ ए हो गया, ठीक है। तो अगेन वही होगा बेटा, आर डैश जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, के इंटू ए डबल डैश कॉन्सेंट्रेशन होल स्क्वायर, के इंटू 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा ए इसका होल स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा 1/4 के ए होल स्क्वायर। अब बेटा आपको पता है कि ये किसके बराबर है, आर के बराबर है, यानी कि मैम दिस इज इक्वल टू r/4। तो यानी कि जो नया रेट होगा वो इनिशियल वाले रेट से 1/4 टाइम्स हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो बस इतना ही तो है, आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बस मैथ्स है यार, क्या करते हो, सारे कॉन्सेप्ट अब समझ चुके हो, सिर्फ मैथ्स अप्लाई करनी, ठीक है। और बहुत इजी मैथ्स अप्लाई करनी, वो भी मैं बता दूं, क्योंकि ना बायो वाले बच्चे फटाफट मैथ्स का नाम आती है, मैथ्स आ गई। हम है ना, व्हेन आई एम हियर व्हाई टू फेल। चलो अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर सॉल्व करना है। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन। पहला पार्ट तो तुम कर लोगे कि टेम्परेचर क्या क्या अफेक्ट पड़ता है ऑन द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो आपको ना बेटा फर्स्ट वाले पार्ट के लिए अर्हेनियस इक्वेशन जो मैंने आपको पढ़ाई है वो बतानी है कि मैम अर्हेनियस इक्वेशन में k जो होता है वो a e रेज टू द पावर माइनस EA बाय r t होता है। तो अगर हम ये इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर तो हमारा रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होता है, ठीक है।
ये पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहता हाउ कैन दिस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट बी रिप्रेजेंटेड क्वांटिटेटिवली। तो बेटा ये जो क्वांटिटेटिवली आपको बताया ना, का मतलब है, इसका मतलब है कि आपको इस पार्ट के लिए वो जो ग्राफ प्लॉट किया था ना आपने, आपने एक ग्राफ प्लॉट किया था log ऑफ k वर्सेस 1/t वाला, वो ग्राफ प्लॉट करके दिखा। जब कोई चीज आपसे क्वांटिटेटिवली पूछ लेता है तो बेसिकली आपको ना पूरी कैलकुलेशन करके बतानी होती है। तो आपको इस वाले क्वेश्चन के अंदर पूरा डेरिवेशन करके दिखाना है और आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखाना है। जो भी हमने अरेनियस इक्वेशन का स्टार्टिंग वाला पार्ट किया था क्वांटिटेटिवली में, वो पूरा पार्ट आपको करके यहाँ पे बताना पड़ेगा, ठीक है। यस, तो ये बहुत थियोरेटिकल क्वेश्चन था। मैं पूरा थियोरेटिकल क्वेश्चन तो नहीं करा सकती हूँ, तो मैं आपको बता दूंगी कि आपको किस तरीके से अप्रोच करना है इस टाइप के क्वेश्चंस। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है, तो जरा इस सवाल को करने का कष्ट कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है इन अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इन वाटर द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। ये आपको रिजल्ट्स मिले थे, ठीक है, आपको एक टेबल मिला हुआ है। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकेंड्स। बेटा जब एवरेज रेट बोल दिया तो क्या आपको याद है कि एवरेज रेट कैसे निकालते थे? मैम जो भी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होती थी उसमें से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सब्ट्रैक्ट करते थे और यहाँ पे मैम मॉड लेते थे कि रेट हमेशा पॉजिटिव होता है अपॉन डेल्टा टी होता था, यानी कि टोटल कितना कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आया डिवाइडेड बाय टोटल कितना टाइम था, ठीक है। आपको बेटा टाइम इंटरवल भी दिया हुआ है, कौन सा? 30 से 60 सेकेंड्स। तो 30 से 60 सेकेंड्स यानी कि ये और ये वाला। तो मैम हमारे पास में जो चेंज इन टाइम है वो तो 30 आ गया, ठीक है, और इन दोनों के बीच का हमें सब्ट्रैक्ट करके मिल जाएगा विच इज 0.31 माइनस 0.17। मॉड ही लेना है तो आप कैसे भी डिफरेंस ले लो, पॉजिटिव ही आना चाहिए था, ठीक है। अब देख लो, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 11 में से 7 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 0.14 अपॉन 30। सॉल्व कर लेना इसको, सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रोच बता रही हूँ ना यार, सॉल्व तो कर लो। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, अगला सवाल करें, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज रेट पूछा था, सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन और ये आंसर आया ऐसे एक लाइन में, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। तो बड़े बड़े क्वेश्चंस को देख के खुश हुआ करो, डरा मत करो, ठीक है। क्योंकि मैं अगर 12th में होती, थी भाई, मैं थी 12th में, ठीक है, मेरा कहने का मतलब है जब मैं 12th में थी, अब मुझे याद नहीं, बट हाँ मैं पक्का ये क्वेश्चन को देख के ना पहले ही डर जाती। मैं कहती अरे टेबल हमसे ना हो पाएगा, ये हमसे ना हो पाएगा, है ना। तो बस यही वाली बात थी, तो डरना नहीं होता, बहुत ईजी है। चलो अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और सॉल्व करना है। क्वेश्चन कहता है दैट अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी। एक रिएक्शन है जो फर्स्ट ऑर्डर है ए में और सेकेंड ऑर्डर है बी में। तो यानी कि मैम रेट लॉ जो होगा वो के इंटू ए, एक में फर्स्ट ऑर्डर है और बी में सेकेंड ऑर्डर। रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी, राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। आपको इसकी रेट इक्वेशन लिखनी, ये तो आपने लिख दी, ये रही। तो पहला पार्ट तो हो गया। सेकेंड पार्ट क्या कहता है? नहीं, इसने बोला आपको राइट द डिफरेंशियल रेट ऑर्डर, ठीक है। तो बेटा अगर ऐसा डिफरेंशियल रेट ऑर्डर लिखा हो ना, तो माय एडवाइस टू यू इज कि काहे रिस्क लेना, रिस्क मत लो, ठीक है। सीधा क्या करो, आर जो है दैट इज इक्वल टू, आर जो है दैट इज इक्वल टू माइनस, अच्छा नहीं इसको थोड़ी लिख सकते हैं, हमें पूरी इक्वेशन थोड़ी दी है, यही लिखना है, यही लिखना है बेटा, ठीक है, सही है, यहीं तक लिखना है। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन दी होती तो आप इंस्टेंटेनियस रेट निकाल सकते, ऐसे थोड़ी इंस्टेंटेनियस रेट निकाल सकते हो, ठीक है। कि आपको तो ऑर्डर फर्स्ट दिया है, आपको ये नहीं बताया कि वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो यही निकालना है, यही कैलकुलेट। बस ऐसे लिख सकते हो कि ये रेट जो होता है वो माइनस dr/dt, कुछ भी इस तरीके से लिख, ये नहीं लिखना है मत लिखो, छोड़ दो, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। बस ऐसे लिख दो, आपका आंसर सही है, ठीक है। ये है आपका रेट लॉ। सेकंड कहता हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। अगर आपने बी की कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम्स कर दिया, अगर ए के बारे में कुछ नहीं बोला मतलब ए की कॉन्सेंट्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो यानी कि मैम ए डैश जो है वो तो ए के बराबर ही है,
लेकिन जो बी डैश है वो किसके बराबर है, 3 टाइम्स ऑफ बी है, ठीक है। तो बस पुट कर रहे हैं, पुट कर देते हैं। जो नया रेट लॉ आएगा वो आ जाएगा के इंटू ए डैश पावर 1 बी डैश पावर 2, के इंटू ए डैश तो ए ही है और बी जो है वो 3b होल 2 दिया हुआ है, तो 3 3 9 हो जाएगा बेटा, फिर के ए और फिर यहाँ आ जाएगा बी होल 2। अब देखो ये किसके बराबर है, आर के बराबर है, यानी कि दिस इज टाइम 9 टाइम्स ऑफ आर। तो मैम जो नया रेट आया है वो 9 टाइम्स है इनिशियल वाले रेट के। निकाल लोगे यहां तक, सेकंड पार्ट हो जाएगा। चलो अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट के लिए कहता है हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड। अब नया रेट कैसा होगा अगर आप दोनों के कॉन्सेंट्रेशंस को डबल कर दो, यानी कि थर्ड टाइम आपने क्या किया, आपने ए डैश की कॉन्सेंट्रेशन भी डबल कर दी और बी की भी कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी। तो जो आर डैश होगा दैट विल बी के इंटू ए डैश और ये हो जाएगा बी डैश होल, ये हो जाएगा बेटा k इंटू ए डैश है 2a, पावर तो 1 ही रहेगी, b है 2b, पावर हो जाएगी होल स्क्वायर। मैंने पीछे वाले में कुछ गड़बड़ करी है बेटा, 3 टाइम्स ही कहा था ना, हाँ ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा k इंटू 2, फिर ये a की पावर में 1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा मैम 4 और ये हो जाएगा b का होल स्क्वायर। दिस विल बी 4 इंटू 2 8 टाइम्स ऑफ k a इंटू b होल स्क्वायर, यानी कि जो r डैश है वो आपका 8 टाइम्स ऑफ r आ गया। तो अगर आप दोनों को डबल करोगे तो जो रेट है वो 8 टाइम्स हो जाएगा ऑफ द इनिशियल रेट। आसान क्वेश्चन है ना। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत आसान हैं अगर आप उन क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल करें, चलो अगला करते हैं। अगला बेटा आपके स्क्रीन पर आ गया है सवाल, करो इस क्वेश्चन को, करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है दैट इन अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एक रिएक्शन होती है, द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन आर नॉट वाज मेजर्ड फॉर डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी एज गिवन बिलो। आपको बताना है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए बी। सबसे आसान क्वेश्चन, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इस तरह के क्वेश्चंस के आने की, क्योंकि मैम अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ आर जो होता है वो k इंटू ए की पावर, हम समझ लेते हैं कि a की रिस्पेक्ट में ऑर्डर है स्मॉल a और b की रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो क्या है स्मॉल b। आई होप वीडियो पॉज करके पहले खुद कर चुके हो, रिमाइंड कराना पड़ता है तुम लोगों को, ठीक है। अब देखो इक्वेशंस बनानी है, इक्वेशंस बना लेते हैं। ये आपको सारे रेट दिए हुए हैं, आप 3 इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है। तो रेट दिए हुए हैं तो हम देख लेते हैं ना हम कौन सी इक्वेशंस देखना चाहते हैं। पहले ऐसी देखनी है जिसमें किसी एक की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल कर सके, किसकी कॉन्सेंट्रेशन हम इक्वल कर सकते हैं, ओके। यहां तो आप किसी की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं कर सकते हो, तो फिर मैम इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे बेटा। इस तरह के क्वेश्चंस को करना ना बहुत आसान है। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सिर्फ ये करना है कि ए की कॉन्सेंट्रेशन, अच्छा ये तो रही, ये रही सेम और ये भी सेम है, हाँ ऐसे तो दिए हुए। तो पहले ये आप फर्स्ट इक्वेशन समझ लो, ये आप सेकेंड इक्वेशन समझ लो, ये आप थर्ड इक्वेशन समझ लो। तो फर्स्ट इक्वेशन यहां से बनेगी, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं 5.07 इज इक्वल टू के इंटू ए की कॉन्सेंट्रेशन है 0.2 होल पावर ए और यहाँ पे आ जाएगा 0.3 होल पावर बी, ठीक है। ये है आपकी पहली इक्वेशन, कंफ्यूज नहीं होते, सारी इक्वेशंस लिख लेते हैं पहले। फिर सेकेंड इक्वेशन में 1 सेकेंड, ये है 5.07 इंटू 10 रेज़ टू द पावर कितना दिया हुआ है -, तो पहली ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। दूसरी ये वाली इक्वेशन बनेगी, तो ये वाली इक्वेशन लिख लो, क्या हो जाएगा 5.07 है फिर से इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5 विल बी इक्वल टू के इंटू ए की फिर से 0.2 रेज़ टू द पावर ए और बी कितना हो जाएगा 0.1 रेज़ टू द पावर बी। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। थर्ड भी लिख लो 1.443 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 इज इक्वल टू के इंटू 0.4 की पावर ए और यहाँ पे आ जाएगा 0.05 की पावर बी, 0.05 की पावर, ये हो जाएगा आपकी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। पहले तो हम ए की रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकाल लेते हैं। तो ए की रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ मैम, आप कर सकते हो कि फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर दो। तो बेटा आप अगर
फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 5.07 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 था, और ये भी 5.07 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 हो जाएगा. दिस विल बी इक्वल टू k इंटू 0.2 k इंटू 0.2 की पावर a, ये भी k इंटू 0.2 की पावर b हो जाएगा, a हो जाएगा. ये हो जाएगा 0.3 की पावर b, और यहाँ पे आ जाएगा 0.1 की पावर b. आई थिंक सो यही है. हाँ ठीक है. तो क्या है मैम, ये कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, इनफैक्ट ये भी कैंसिल हो रहा है, यानी कि 1 जो है वो किसके बराबर आ गया, 3/1 होल की पावर b. तो यानी कि बेटा 1 जो है वो 3 की पावर b के इक्वल है, यानी कि b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, 0 है. तो बेटा आपका b की रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 है. ठीक है, कुछ भी कर दो 1 आएगा. ठीक है, अब आपको ए की रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है. अब ए की रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालने के लिए कोई ऐसी कॉन्सेंट्रेशन लेनी है जो बी की इक्वल हो. अब अगर आप ध्यान से देखो ना, तो किसी भी केस में बी की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं है, बी की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं है. अब मैं बताती हूँ करना क्या है. अब आप ना ये ले लो, थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर दो. ध्यान से देखना क्या होगा. थर्ड इक्वेशन को यहां पे करवा रही हूं, थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट से ना, थर्ड को सेकंड से या फर्स्ट से, थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर दो. थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर दो. अगर आप थर्ड को सेकंड से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, थर्ड की इक्वेशन में है 1.43 इंटू 10 रेज टू द पावर 1.43 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 5.07 इंटू 10 रेज टू द पावर -5. यही है. थोड़ा सा ना कैलकुलेशन देख लेना, मैं सही कर रही हूँ कि नहीं. k इंटू 0.4 यहाँ आ जाएगा, k इंटू 0.4 की पावर a, यहाँ आ जाएगा k इंटू 0.2 की पावर a. ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.2 की पावर a. अब आप कहोगे कि मैम b की कॉन्सेंट्रेशन तो इक्वल है ही नहीं. रुकिए जरा, ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन इतना इजी क्यों है. 0.05 की पावर b और 0.1 की पावर b. ठीक है, 0.05 की पावर b और 0.1 की पावर ये है. यहां तक ठीक है. ध्यान से देखो तो तुमने b की पावर जो है, b की वैल्यू जो है वो 0 कैलकुलेट करी है. तो अगर आप यहां पर इसको 0 पुट कर दो और ये भी 0 पुट कर दो, तो किसी भी चीज की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है. मैंने आपको बताया था कि x की पावर 0 हमेशा 1 के इक्वल होता है. तो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी 1 के इक्वल होगा, ये भी 1 के इक्वल होगा, है ना. यानी कि बेटा यहां से जो आपकी इक्वेशन बनी वो क्या बन गई, 1.43 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 5.07 इंटू 10 की पावर -5 इज एक्चुअली इक्वल टू, k से k गया, ये हो जाएगा 4/2 की पावर a, और ये बेटा 1/1 हो जाएगा क्योंकि b की वैल्यू 0 है. तो अगेन आपके पास में इक्वेशन तो वही आ गई. तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा. 1.43 अपॉन 5.07 इंटू ऊपर चला जाएगा तो 10 हो जाएगा. ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 2 की पावर a. ठीक है, और ये हो जाएगा 14.3 अपॉन 5, अप्रोक्सीमेटली 14.3 अपॉन 5 हो जाएगा. दिस विल बी इक्वल टू 2 की पावर a. ठीक है, अब क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया क्योंकि आपको a की पावर निकालनी, तो अब आपको 14.3 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा और फिर उसके हिसाब से आंसर निकालना पड़ेगा. लेकिन आपसे एग्जाम में ऐसी कैलकुलेशन पूछी जाएगी जो बहुत आसान होगी. ठीक है, पर ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ पे ना बी की कॉन्सेंट्रेशन कहीं इक्वल नहीं थी, लेकिन फिर भी आप उसे काट पाए. क्यों? क्योंकि आपने एक पहले कैलकुलेट कर लिया था. बेटा कुछ क्वेश्चंस में कुछ अलग सी चीज आएगी, लेकिन आपको हेल्प करने के लिए कोई ना कोई स्टेप भी जरूर होगा. तो आपको उस टाइम पे उस चीज को बस फाइंड आउट करना है कि भाई क्या है जिसको मैं यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ. तो बस ये यहाँ तक हमने कर लिया, हम आंसर निकाल लेंगे. अगर आप अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ तक भी आंसर निकाल दोगे तो आपको आई थिंक 5 का, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 4.5 तो पक्का मिल जाएंगे. अगर कैलकुलेशन कर लोगे तो बहुत बढ़िया, और वैसे भी ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है, कैलकुलेशन आसान आती है. ठीक है, ये एनसीईआरटी है, जमानों से बदली नहीं है. ठीक है, तो जमाने में पहले आपसे इतने टिपिकल क्वेश्चन पूछे थे. हो जाएगा, बहुत बढ़िया. आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं. एक बार देख लो, लिख लो इसको. ठीक है, लिख लोगे, अगला कर लो. ठीक है, अब देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन ना बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है. तो आई थिंक अब आप ये वाला क्वेश्चन कर पाओगे ताकि हम डिस्कस कर पाए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस.
इसलिए अब मैं ये कह रही हूं कि ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, ठीक है। क्या करना है, फर्स्ट वाली इक्वेशन से ना रेट कांस्टेंट के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर सेकंड इक्वेशन बनेगी वही रेट लॉ वाली, उसके अंदर के कांस्टेंट तो चेंज नहीं होगा, तो फिर से आपके पास में सारे एक्सप्रेशन है, बस एक नहीं है तो वो निकाल लोगे। हर एक में ना आपके पास में एक एक्सप्रेशन नहीं होगा, वो आपको कैलकुलेट, इक्वेशन कौन सी यूज करनी है, आर इज इक्वल टू के ए और यहां आ जाएगा बी। बताया हुआ है दैट द रिएक्शन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये 1 है और ये 0 है। बस इसको फॉलो करो, फर्स्ट वाली इक्वेशन में तीनों चीजें दी हैं, तो ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, के कैलकुलेट कर लोगे, के चेंज नहीं होता, तो के को अगली वाली इक्वेशन में यूज करके सारी कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो, बहुत आसान है, ठीक है। कर लोगे इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब देखो बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ लो और कर लो। कहता कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम देयर रेट कांस्टेंट्स गिवन बिलो। आपको हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है और आपको रेट कांस्टेंट्स दिए हुए हैं और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बताया हुआ है। तो मैम मुझे पता है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ होता है वो 0.693 अपॉन के इक्वल होता है। अब आप हमें कह रहे हो कि हमें के कैलकुलेट करना है, तो के किसके बराबर हो जाएगा, 0.693 अपॉन टी हाफ, ठीक है। नहीं, क्या करना है, कैलकुलेट दी हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है और रेट कांस्टेंट दिए हुए, तो ये भी रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, ये भी और ये भी। अब देखो बेटा, इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो टी हाफ होगा ना वो क्या हो जाएगा, 0.693 अपॉन ये के की वैल्यू है, तो यानी कि अपॉन में 200 आएगा। अब आपका जो ये टाइम आएगा ये आपका बेटा सेकंड्स में आएगा, ये किस में आएगा, सेकंड्स में आएगा। क्यों, क्योंकि आपका रेट कांस्टेंट सेकंड्स में, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहां पर टी हाफ की बात करोगे तो ये हो जाएगा 0.693 अपॉन बेटा, इस बार आपका टाइम जो है के जो है वो मिनट्स में दिया हुआ है, मिनट इनवर्स है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और जो ये वैल्यू आएगी ये मिनट्स में आएगी। तो डिपेंड करता है कि आपको रेट कांस्टेंट किस में दिया हुआ है, सेम उसी तरह से आपकी हाफ लाइफ उसी यूनिट में, ठीक है। अगेन यहाँ पे टी हाफ 0.693 अपॉन 4 और ये जो टाइम आएगा वो ईयर में आएगा, ठीक है, ये आपका टाइम ईयर में आएगा। तो इस तरीके से आपको बस ध्यान देना है कि आपको दिया क्या हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट। बहुत आसान बच्चे, बहुत आसान, ठीक है। चलो लिख लिया, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, अब यहां से मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो बताना चाहती हूँ कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं, जो भी आपकी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं, ये आप अपने पास नोट बना के लिख सकते हो, ये आप अपने पास नोट बना के लिख सकते हो, दैट ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शंस, सारी की सारी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस जो होती हैं आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती, ठीक है। तो जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं वो आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती, ठीक है। अब ये एक रेडियो एक्टिव रिएक्शन है। अब आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे। क्वेश्चन कहता है दैट द हाफ लाइफ फॉर अ रेडियो एक्टिव डीके ऑफ कार्बन 14 इज 5730 ईयर्स। तो यानी कि बेटा आपको ना यहाँ पे टी हाफ दिया हुआ है कितना, 5730, ठीक है। ये आपको ईयर में दिया हुआ है, यानी कि आपके रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी ईयर्स में आएगी, ठीक है। Now, an archaeological artifact containing wood had only 80% of the carbon 14 found in a living tree. Estimate the age. अब वो कहता कि एक आर्कियोलॉजिकल ने जो कार्बन 14 कैलकुलेट किया, अब मान लो इनिशियल अमाउंट कार्बन 14 की जो थी वो क्या थी, कार्बन 14 की इनिशियल अमाउंट वो कितनी थी, मान लो A0 थी, ठीक है। फिर उसने बोला कि उस ट्री को जब उसने देखा तो उसके अंदर कार्बन 14 जो है वो कितना रहा, हैड ओनली 80% ऑफ द कार्बन 14 फाउंड इन अ लिविंग ट्री, ठीक है। उसके पास सिर्फ उसका 80% था, यानी कि बेटा ए कार्बन 14 का प्रेजेंट जो अमाउंट है वो कितना है, इनिशियल अमाउंट का 80% अभी भी बचा हुआ है। तो ये आपके पास में कार्बन 14 का अमाउंट अब जो प्रेजेंट है वो आ गया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हमें पता है कि हमें कौन सा यूज करना है, KT इज इक्वल टू 2.303 लॉग A0 अपॉन A, ठीक है। और आपको बताना है हाफ लाइफ, हाफ लाइफ बतानी है, हाफ लाइफ निकालने के लिए पहले K निकालना पड़ेगा, ठीक है।
क्या कैलकुलेट, अच्छा एस्टिमेट करनी है एज, एज एस्टिमेट करनी है, ठीक है। तो यानी कि बेटा आप इस टाइम को निकालोगे, इस टी को निकालोगे, तो आपके पास एज आ जाएगी, लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी। अब एक बार ध्यान से सुन लो, पूरी चीज समझा देते। जो कार्बन 14 वाले क्वेश्चंस है ना, वो आपके रेडियो एक्टिव रिएक्शन से रिलेटेड हो, तो उसमें जो टाइम होता है वो एक्चुअली एज होती है। तो जो ये टाइम कैलकुलेट करते हो यहाँ पे, ये आप एक्चुअली एज कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो इनिशियल अमाउंट और फाइनल अमाउंट निकाल लो, ठीक है। हाफ लाइफ आपको पता चल जाएगी, आप एज निकाल लोगे। अगर एज दी हुई है तो आप उसकी हाफ लाइफ निकाल सकते हो, वो वाला चीज है, ठीक है। आपने सारी चीजें कैलकुलेट कर ली, पुट कर दो 2.303 अपॉन, अब बेटा जो टाइम आएगा ना, क्योंकि आपका हाफ लाइफ ईयर में दिया हुआ है, क्योंकि आपका हाफ लाइफ ईयर्स में है, तो बेटा जो एज आएगी वो भी ईयर्स में ही आएगी, जो एज आएगी वो भी ईयर्स में आएगी, ठीक है। तो कितनी वैल्यू दी हुई है हमें हाफ लाइफ की, 5730। मुझे पता है दैट टी हाफ जो होता है दैट इज 0.693 अपॉन के, तो के कितना हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ, विच इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। कितना दिया हुआ है आपको, टी हाफ आपको दिया हुआ है 5730, तो मैम 573, ठीक है। यहां से आपके पास में के आ गया, के आ गया, ठीक है। तो इस के की वैल्यू आप यहां पुट कर दो, के कितना दिया हुआ है 0.693 टू 5730 लॉग ए नॉट अपॉन 80 अपॉन 100 ऑफ ए नॉट से ए नॉट चला जाएगा। बस अब इसको सॉल्व करोगे तो जो आपका टाइम आएगा वही आपका ईयर्स में आएगा और वो आपकी एज होगी। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। जब भी एज पूछी हो समझ जाना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से कैलकुलेट करना है। इनिशियल अमाउंट दी होगी, फाइनल दिया होगा, हाफ लाइफ दी होगी, एज बोला तो यानी कि टाइम निकालना है, ठीक है। कर लेंगे इस क्वेश्चन को, चलो नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैम इंपॉर्टेंट मार्क कर देंगी, दिस वाज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, अगला सवाल करें। चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब ये पूरा क्वेश्चन ना हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, पर मैं आपको हर एक पार्ट को कैसे सॉल्व करना है वो मैं पूरा आपको बता के भेजू, ठीक है। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को सुन लो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या कहता है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कहता है द एक्सपेरिमेंटल डेटा फॉर द डीकंपोजिशन ऑफ N2O5 इज गिवन। आपको ना N2O5 का ये एक्सपेरिमेंटल डेटा सारा गिवन है, टाइम दिया हुआ है सेकंड्स में, और जो कॉन्सेंट्रेशंस कैलकुलेट की वो दी हुई है, ठीक है। अब कहता इन अ गैस फेज एट 318 केल्विन आर गिवन बिलो। आपको ना सबसे पहली चीज तो ग्राफ प्लॉट करना है N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टी, ठीक है। तो जब आप ये ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ इस तरीके से आएगा। थोड़ी सी बेटा इसमें ना सारी मैथ्स है, ठीक है। तो ये N2O5 हो गया, ये टाइम हो गया, जैसे आप अपनी मैथ्स में ग्राफ प्लॉट करते थे, ये कॉन्सेंट्रेशन और टाइम, पहले टाइम पूरी लिस्ट बना लो यहाँ पे और कॉन्सेंट्रेशंस यहाँ पे बना लो, और फिर जैसे ग्राफ में प्लॉट कर देते पॉइंट्स वैसे प्लॉट कर देना। जब आप प्लॉट कर दोगे तो आपका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का आएगा, तो आपका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में ये आप कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, धीरे धीरे प्लॉट करोगे तो हो जाएगा। सेकंड कहता फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द रिएक्शन, फिर वो ये कहता है कि इस रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड निकालो। अब आपको पता है कि मुझे नहीं पता ये रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, लेकिन मुझे ये तो पता है कि हाफ लाइफ क्या होती है। हाफ लाइफ वो होती है जहां पर कॉन्सेंट्रेशन जो हो वो हाफ हो जाए, उस टाइम को हाफ लाइफ कहते हैं। तो आपके पास में पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन है, आपके पास में पूरी की पूरी कॉन्सेंट्रेशन है, जीरो टाइम पे भी है और फाइनल अमाउंट है जो 0.35 है। अब देखो, अब बेटा आप ये देख लो कि 1.63 का हाफ कितना होता है। 1.63 का हाफ जो होगा वो 0.82 के आसपास होगा। तो आप जब इस पूरे प्लॉट को ड्रॉ करोगे तो आप ये देख लो कि N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मैं ऐसे लिख देती हूँ 1.63 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू 0.881 के अराउंड होगा कुछ, है ना। तो 0.81 के अराउंड आप जब ये पूरा ग्राफ प्लॉट कर लोगे तो कहीं ना कहीं 0.81 आएगा। तो आप क्या करो, उसके कोरिस्पॉन्डिंग ऐसे ऐसे करके और नीचे देख लो क्या टाइम पे वो उतना आ रहा है, तो उससे आप हाफ लाइफ कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी टी की वैल्यू आएगी वो आपकी हाफ लाइफ होगी।
कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक तो सिंपल मैथ्स चल रही है, ठीक है मैम। ये वाला हाफ लाइफ भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। थर्ड क्या कहता है, ध्यान से सुनो। थर्ड कहता है बेटा ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन log ऑफ N2O5 एंड T। अब आप क्या करो, ये जो पूरी वैल्यू आपको दी है इसके नीचे एक और कॉलम बनाओ जिसके अंदर आप log कैलकुलेट कर लो N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन का, यानी कि हर केस में log ऑफ 1.63 इंटू 10⁻², फिर यहाँ पे log ऑफ 1.636 इंटू 10⁻², इस तरीके से सारों के log वाली वैल्यूज को कैलकुलेट कर लो। फिर बेटा जब आप ये वाला ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपका प्लॉट जो है वो log ऑफ N2O5 और T के बीच में जो प्लॉट आएगा ना वो कुछ ऐसा आएगा, वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अब आप पता है क्या देखोगे, अब आप पता है क्या देखोगे, आप ये सोचोगे कि कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, और अगर मैं लॉग ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन टाइम का ग्राफ देख रही हूं तो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। यहां से आपको अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ आएगा। कैसे? क्योंकि अगर आप एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखो तो ए टी जो होता है दैट इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू द पावर माइनस के टी होता था, और मैंने आपको इसका ग्राफ प्लॉट करवाया था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम का ग्राफ जो होता है वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है, ठीक है। और ये वाला ग्राफ भी ऐसा ही आया था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 के साथ में, है ना। दूसरा, आपने जब log ऑफ AT वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया तो आपका ग्राफ जो है वो कैसा आया, ऐसा, log ऑफ AT वर्सेस T फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा ही ग्राफ आता है बेटा। इन दोनों चीजों से आप रिलेट करके कह पाओगे, आप कह पाओगे कि ये जो आपका ऑर्डर है इस रिएक्शन का, ये ड्रॉ कर दोगे ना, फिर जो ऑर्डर आएगा वो आप फाइंड आउट कर लोगे कि ऑर्डर जो है वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। तो इन दोनों से आप कह दोगे दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। दोनों ग्राफ्स को रिलेट करके आप ये कह सकते हो कि दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर आपको थोड़ा बहुत चीजें याद हैं तो आप क्या कहोगे, हमें पता था दैट के टी जो होता है दैट इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी, है ना। ऐसा होता था, ऐसा होता था। अगर आपको log ऑफ ए नॉट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना होता था तो इसको कैसे रिलेट करते थे, ये हम ऐसे करते थे बेटा कि ये हो जाएगा के टी इज इक्वल टू 2.303 log ए नॉट माइनस 2.303 log ए टी, ठीक है। इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2.303 log ए टी इज इक्वल टू 2.303 log ए नॉट माइनस के टी, ठीक है। फिर पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दो, 2.30, तो log ऑफ ए टी इज इक्वल टू log ऑफ ए नॉट माइनस के अपॉन 2.303 टी। अगर आप इसको रिलेट करोगे एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से तो y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, है ना। जहां पर हम क्या कह देते थे कि y एक्सिस पे आपके पास क्या है, log ऑफ ए टी, ठीक है। x एक्सिस पे आपके पास क्या है, टाइम, देखो x एक्सिस पे आपके पास टाइम है। स्लोप जो है आपकी वो किसके बराबर है मैम, स्लोप m जो है दैट इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.30, ये होती थी आपकी स्लोप। और जो आपका c इंटरसेप्ट होता था वो होता था आपका log a नॉट। ये सारी चीजें हम कर चुके थे, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं, यस। अब आपको इसी ग्राफ को यूज करना है बाकी के पार्ट्स करने के लिए। फोर्थ कहता है व्हाट इज द रेट लॉ। रेट लॉ क्या है, जब आपको पता चल गया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि मैम रेट लॉ जो होगा वो हो जाएगा आर के इंटू N2O5 1, क्योंकि ऑर्डर 1 है, ठीक है, यस। फोर्थ पार्ट भी हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। अब आपको बेटा रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। अगर आप ये ग्राफ देखो, अगर आप ये ग्राफ देखो तो आप क्या कह सकते हो मैम कि जो आपने मैथ्स में हमें कैलकुलेट करके दिखाया है वो स्लोप होती है, ठीक है। और बेटा मैथ्स में स्लोप जो होती है वो दी जाती है m विच इज गिवन बाय tan थीटा, या फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसे स्लोप दी जाती है। तो ये जो प्लॉट आपने यहाँ पे ड्रॉ किया होगा इसमें आपकी ये y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से आपको स्लोप मिल जाएगी। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से आपको
स्लोप मिल जाएगी, ठीक है। और वो स्लोप जो है बेटा वो किसके इक्वल है, -k/2.303 के इक्वल है। तो आप क्या कह सकते हो, दैट मैम जो भी स्लोप आएगी वो हमारी -2.303 के इक्वल होगी। तो जब आप इसको इक्वेट करोगे तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी और वही आपका रेट कांस्टेंट होगा, और वही आपका रेट कांस्टेंट होगा। कर लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है मैम, स्लोप निकालेंगे, स्लोप से आप रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। यस, तो यानी कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर फिफ्थ पार्ट भी कर लिया, दैट वी हैड कैलकुलेटेड द रेट कांस्टेंट, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट क्या कहता है, कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड फ्रॉम के। अब कहते कि आपने जो k की वैल्यू निकाली है उससे आप हाफ लाइफ कैलकुलेट करो और फिर उसको सेकंड केस में जो आपने ग्राफ से हाफ लाइफ निकाला था उससे रिलेट करो। दोनों बेटा नियरली इक्वल ही आएंगी वैल्यूज, ठीक है। अब सोचो कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर आपने k निकाल लिया तो आपको पता है दैट टी हाफ कैसे होता है, 0.693/k। तो जो वैल्यू निकालिए वो यहां पुट करो, यहां पे आपके पास टी हाफ आएगा, और ये जो टी हाफ आएगा वो आपका सेकंड इक्वेशन में जो आपने टी हाफ निकाला था उसके नियरली सेम ही आएगा, उसके नियरली सेम ही आएगा, ठीक है। यस, तो ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन आपसे कभी भी नहीं पूछा जा सकता, सारे के सारे पार्ट्स एक साथ तो बिल्कुल नहीं पूछे जाए, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसलिए आपको इसका हर एक पार्ट कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से सुन लो मैम ने किया क्या, आपको प्लॉट्स दिए हुए थे, आपने कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ निकाल लिया, ठीक है, पहला। दूसरा आपको बोला कि आप ना हाफ लाइफ कैलकुलेट कर लो। हाफ लाइफ क्या होता है, जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाए तो फिर उस टाइम को हाफ लाइफ कहते हैं। आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता थी, इसका हाफ करके देखा कि 0.81 के अराउंड जो भी टाइम कोरस्पॉन्ड कर रहा होगा वो आपकी हाफ लाइफ होगी, तो आपने ऐसे कोरस्पॉन्ड करके कैलकुलेट कर लिया, वो आपकी हाफ लाइफ होगी, सेकेंड पार्ट। थर्ड कहता ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन लॉग। अब आपको लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना था। आप जब फिर से बनाओगे यहाँ पे हर एक का लॉग निकाल लोगे, वैल्यूज आ जाएंगी, फिर इसका और टाइम के वर्सेस ग्राफ बनाओगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। फिर आप देखोगे कि कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ आ रहा है, और लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम स्ट्रेट आ रहा है, और ऐसा कौन से केस में होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में होता है। इसका मतलब है कि ये हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रहा है, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1। फिर कहता व्हाट इज द रेट लॉ। अब आपको पता चल चुका है रेट लॉ क्या है, क्योंकि मैम ऑर्डर 1 है तो n2O5 की पावर में 1 आ जाएगा। फिर कहता कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट जब आप इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में आप ग्राफ प्लॉट करते थे तो स्लोप दी जाती थी एज -k/2.303, और मैथ्स में जब आप ग्राफ से स्लोप निकालते हो तो वो y2 - y1/x2 - x1 से कैलकुलेट की जाती है। अगर मैं थोड़ा बहुत कुछ गलत बोल रही हूँ मैथ्स में तो वो आप चेक कर लेना, बट स्लोप इसी से दी जाती है, y2 - y1/x2 - x1 से। तो आपने स्लोप निकाली और आपको पता है कि वो स्लोप जो है वो -2.303/k के इक्वल होनी चाहिए, तो यहां से आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। लास्ट पार्ट में आपको बोला है कि आप इस k की वैल्यू से टी हाफ निकालो, फॉर फर्स्ट ऑर्डर 0.693/k से निकलता है, आप निकाल लोगे, और ये वैल्यू जो है जो आपने सेकंड ऑप्शन में हाफ लाइफ कैलकुलेट की थी ग्राफ से, ये दोनों नियरली सेम आएंगी क्योंकि सेम रिएक्शन की हाफ लाइफ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है बेटा। यस, आई होप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा इसके बाद एक क्वेश्चन रह गया, वो कर लेते हैं, एक क्वेश्चन रह गया वो कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है दैट द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकंड इनवर्स। तो आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी है 60 सेकंड इनवर्स। हाउ मच टाइम विल इट टेक, आपको टी टाइम बताना है टू रिड्यूस द इनिशियल अमाउंट, अगर आपकी ए नॉट है, और ए टी कितनी हो जाएगी टू रिड्यूस द इनिशियल concentration of the reactant to 1/16th वैल्यू, यानी कि 1/16th वैल्यू इनिशियल अमाउंट की रह गई है, ठीक है। तो यानी कि 1/16 ऑफ ए नॉट। फॉर्मूला क्या यूज करना है, KT इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी। तो बेटा अब ना इसमें कुछ बड़ी चीज नहीं रही है, आपको टाइम कैलकुलेट करना है, ये हो जाएगा 2.303/60, क्योंकि आपको k की वैल्यू 60 दी हुई है, लॉग ए नॉट ही आ जाएगा, और ये 1/16 ऑफ ए नॉट आ जाएगा, ए नॉट से ए नॉट चला जाएगा, विच विल बी 2.303/60, लॉग आपके पास में 16 आ जाएगा, और 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है, तो इसको आप लिख सकते हो 2.303/60 इंटू लॉग ऑफ 4 स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो 2.303/60 इंटू 2
4 का स्क्वायर भी क्यों लिख रहे हो, 2 की पावर 4 लिख लो, 2 की पावर 4 भी तो 16 ही होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 log 2। बस बेटा log 2 0.3 होता है, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखना कि जो टाइम आएगा इस बार वो किस में आएगा, क्योंकि ये सेकंड्स में दिया हुआ है तो टाइम आपका सेकंड्स में आएगा। आपको यूनिट टाइम की पता होनी चाहिए, ठीक है। यस, तो आज हम ना इतने ही क्वेश्चंस कर पाएंगे क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और मैम का गला सूख गया, कितना क्वेश्चन करवा दिए यार, है ना, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली। चलो बहुत बढ़िया, आगे के क्वेश्चंस ना अब कॉन्फिडेंस आ गया होगा तो आगे के क्वेश्चंस मुझे पता है आप खुद कर पाओगे। मुझे जरूर बताना कि बैक एक्सरसाइज की और मैम हमसे सारे क्वेश्चंस हुए, ठीक है। यस, ओके बेटा, सो विद दिस वी एंड आवर सेशन, सो थैंक यू सो मच। एंड अब मैम आपको कुछ बहुत ही हार्ट टचिंग बात बताएंगी बिकॉज हमारा क्लास खत्म हो रही है। सो थैंक यू सो मच बेटे। मैंने नहीं सोचा था, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि आप लोग मुझे इतना मोटिवेट करोगे। हर एक लेक्चर आते ही जो आपके कमेंट्स आते हैं, जो आप हर क्वेश्चन का आंसर देते हो, टाइम स्टैम्प लगाकर आप मुझे क्वेश्चन का आंसर देते हो, वो मुझे इतना मोटिवेट फील कराता है, वो मुझे इतना अच्छा फील कराता है कि हाँ जो मैं मेहनत कर रही हूँ उसका रिजल्ट मुझे दिख रहा है। पता है किसी भी टीचर के लिए ना यही बेस्ट बेस्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, जब आप उसके क्वेश्चन, जब आप दिखाते हो कि हाँ मैम हम पूरा लेक्चर अटेंड करें। देखो लेक्चर ओपन सब कर लेते हैं, ठीक है, ओपन कर लेंगे, थोड़ा देर देख लेंगे, 10 मिनट 20 मिनट, लेकिन पता है घर पे बैठ के पढ़ाई करना उतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे मैं ऐसा देख रही हूँ जो मेरे को कॉन्स्टेंटली क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं लेक्चर के साथ साथ, मुझे ना टाइम भी पता चलता रहता है कि जैसे 4 बजे अगर मान लो लेक्चर डला है तो आप 10 मिनट बाद में या 15 मिनट बाद में मैंने कोई एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपने उस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, आपको पता भी नहीं है कि कितना अच्छा फील कर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी फील सो स्पेशल। एंड आई नो हम लोगों की लाइव क्लास नहीं हुई बट स्टिल आई फील कनेक्टेड टू यू। मुझे सही में बहुत ऐसा फील होता है कि आप लोग हर एक टाइम पे प्रेजेंट रहते हो, आप हर एक पॉइंट पे हर एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, मतलब आप इसका भी बेस्ट यूज कर रहे हो। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। एंड ऐसा नहीं है कि मैम जा रही हैं, ऑब्वियसली मैम मेंटी सेशंस लेंगी आपके साथ में, और भी आगे हम बहुत सारी चीजें करेंगे, हम रिविजन लेक्चर्स करेंगे। आई एम नॉट गोइंग एनी वेयर बट क्योंकि हम फिजिकल केमिस्ट्री खत्म कर चुके हैं तो या थोड़ा सा इमोशनल फील हो रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा एक नया बॉन्ड बना है आप सभी के साथ जो बहुत ही स्पेशल है, ठीक है। तो आप जितनी प्रैक्टिस करें, जैसे जैसे आप चीज़ें आगे बढ़ाएं, तो ऐसे ही मुझे मोटिवेटेड फील कराते रहना, कनेक्टेड फील कराते रहना, ठीक है, क्योंकि यही बेस्ट कनेक्शन है हमारा। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा था एक बात जब मैंने बोला था कि आप अपने होमवर्क क्वेश्चंस ना आपस में डिस्कस कर लिया करो। आई फेल्ट सो स्पेशल क्योंकि मैंने आई थिंक 1-2 स्टूडेंट्स के मैसेजेस देखे, कमेंट्स देखे, जिसके अंदर अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है तो द अदर स्टूडेंट इज आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो वो ये बोल रहा है कि मैम ने बोला है ना कि हम डिस्कस कर सकते हैं, तो मैं इसलिए आपको अपना आंसर बता रहा हूँ एंड योर आप यहाँ पे ये गलती कर रहे हो, आप यहाँ पे वो गलती कर रहे हो। दैट इज अमेजिंग। तो यस, आप मेरी बातें सुनते हो, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे को बहुत क्या बताऊं यार, खुशी बहुत होती है ना। ऐसा होता है ना कि आपको फील होता है कि हाँ बच्चे रिस्पेक्ट कर रहे हैं और बच्चे खुश हैं आपके काम से। तो बस वही चीज़ है जो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा फील करा रही है। एंड इसीलिए थोड़ा सा मैम को बुरा भी फील हो रहा है कि यार अब मैं ना आपके साथ लेक्चर्स नहीं ले पाऊंगी, बट क्या करें, आगे की इनऑर्गेनिक भी पढ़नी है, ऑर्गेनिक भी पढ़नी है ना। कोई बात नहीं, मैम आती रहेंगी, मैम मेंटी सेशन लेंगी आपके साथ, मैम आगे रिविजन लेक्चर्स लेंगी। तो अभी तक हमारा सफर जो है जारी है, डोंट वरी, मैम इज नॉट गोइंग एनीवेयर। बस एक छोटा सा ब्रेक आया, छोटा सा ब्रेक आया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जब आपकी दूसरे ऑर्गेनिक होगी या इनऑर्गेनिक होगी, जो भी आपका लेक्चर होगा उसको भी बिल्कुल ऐसे ही पॉजिटिवली पढ़ाई करना। और क्योंकि केमिस्ट्री में एक पार्ट नहीं है ना, और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो आई वॉन्ट कि आप लोग ना एक्सेल करो, ठीक है। आई वॉन्ट कि आप सभी के 95 प्लस आए। 95 प्लस क्यों यार, 99 आए, है ना, 100 आ जाए। हमेशा बड़े का उम्मीद करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ 100 में से 105 लाओ यार, है ना। तो ठीक है, आप ना बेस्ट दो, बेस्ट दो, और जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा मुझे पता है आप सब लोग मुझे बताओगे और फिर मुझे और ज्यादा अच्छा फील होगा, ठीक है। तो ऐसे ही तैयारी करते रहना। कोई शायरी बोलूं क्या?
चलो बेटा कोई शायरी बोलती है आज मैम आपकी, ठीक है। एक सेकंड रुको, मैं फोन ले आती हूँ, फिर शायरी बोलूंगी क्योंकि उसी में से देख के बोलनी पड़ेगी। 2 मिनट रुको, ठीक है। मैं ले आई शायरी, ठीक है। आई एम ट्राइंग, ठीक है, सुन लो अब, और हंसना मत, पहले बोल रही हूँ। ओके। जिंदगी से मौत तक का सफर, जिंदगी से मौत तक का सफर बड़ा सुहाना है। दुख के पिटारे में खुशियों का खजाना है। दुख के पिटारे में खुशियों का खजाना है। तो बेटा इसीलिए खुश रहा करो, अगर कोई दुख भी आ रहा है तो डोंट वरी, आगे खुशियां भी आने वाली हैं, बहुत सारी चीजें आपका वेट कर रही हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मैम से पढ़कर बहुत अच्छा लगा होगा, जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा है। बाकी मैम मिलेंगी आपसे मेंटी सेशन में, रिवीजन सेशन, तब तक तैयारी करते रहिएगा। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।